एक बार फोकस करो। मानसी, रूपंकर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। ब्लैक हो गया कैसे? वाइट होता है ना, क्या हो गया पता नहीं। ठीक है सर, सबको आवाज आ रहा है मेरा, जो लोग ऑनलाइन में हो? यस सर। यस सर। क्या बोला? ऑनलाइन में भीड़ ज्यादा हो गया ना, कभी कभी सबको पढ़ाई करने का मन हो जाता है, सब ज्वाइन कर लेता है। कभी कभी सबको लगता है क्या होगा पढ़ाई करके, है ना, ज्वाइन नहीं करता है। चलो यार, मुझे तो अच्छा ही लगता है, सबका पढ़ाई का मन हो तो मुझे तो बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड है और चलो क्लास भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये कॉर्पोरेट लॉ का एक बेसिक एरिया चर्चा चल रहा है, बट बेसिक होते होते हम लोग काफी डेप्थ में चले गए, बेसिक का ही डेप्थ में चला। लास्ट वीक याद है सर, जो लोग लास्ट वीक का क्लास किए थे, क्या हुआ था? डॉक्ट्रिन, हाँ सर, डॉक्ट्रिन याद है ना? डॉक्ट्रिन क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ जेंडर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव यूनिटीज। वाह, कितना सुंदर बात कर रहा है। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? अंदर का बात है, बाहर वाले उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर क्या बात कर रहे हो, बाहर वाले थोड़ी ना कान लगा के सुनेगा। हाँ, सुनेगा क्या? तो चिपकली बन जाएंगे। चिपकली बने टिकटिकी। हमको इंग्लिश कम समझ आता है सर, देसी भाषा ज्यादा समझ आता है। मैं जो है वही मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, मेरे को बस पढ़ाने के लिए जितना आता है उतना बोलता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोलता मैं। देसी चीज में ना वो एक स्वैग होता है, अपनापन होता है। हाँ या ना? भाई कितना भी फटर फटर अंग्रेजी बोल लो, फ्रेंच बोल लो, लेकिन जब देसी भाषा में माँ बाप से बात करते हैं, देसी भाषा में करते हैं ना, मानो कि भूख लगा है, हाँ हाँ वेरी हंग्री बोल के ज्यादा भूख लगता है कि माँ खेते दाव बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है? मेरे को तो खेते दाव बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है, जो भी हो। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और चलो, बहुत कुछ बताना है, माथा खराब होगा सबका। क्या है भाई? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इन्सिडेंटल देयरटू, इसी में बात चल रहा था। मैंने एक्चुअली ये जो टॉपिक चल रहा था, ये फाउंडेशन लेवल में भी चलता है और इंटरमीडिएट लेवल में भी चलता है। ठीक है, इसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि कंपनी बनाने का तौर तरीका। ठीक है, कि आखिर आज के डेट में अगर किसी को बिजनेस रेडी करना है, तो बिजनेस में अगर कंपनी रेडी करना है, बिजनेस तो बहुत तरह से किया जाता है सर, बिजनेस करने का बहुत तरीका होता है। जैसे आपको मन किया, अब एक सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल लो, उसके लिए झमेला नहीं है, थोड़ा बहुत सामान वामान लेके कहीं पर भी बैठ जाओ, ठेला लगा दो। ठीक है, झमेला नहीं है, सरकार आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। बस जहाँ ठेला लगाओगे वहां पर अगर लोकल काउंसिलर आके कुछ बोलेगा तो थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ता है। लगाओगे ठेला, लगा लो, आज ठेला बनाओगे कल वाव मोमो बन जाएगा, क्या दिक्कत है? बन सकता है, ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता, ठेला से भी कॉर्पोरेट बन सकता है। क्वेश्चन उठता है, वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप थोड़ा बेहतर है ना? थोड़ा बेहतर नॉर्मल पार्टनरशिप जो 1932 वाला है, वेरी गुड सर। और कंपनीज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा ऑथराइज्ड पावर आ जाता है, कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन बन जाता है ना? मैंने सिंपल बोलो तो कंपनी का आंख, कान, नाक, दो हाथ, दो पैर आ जाता है क्या? हाँ आ जाता है, दिखता नहीं है पर होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का दो हाथ, दो नाक, दो जो भी सब, दो दो क्यों दिया भगवान पता नहीं,
देखो हिसाब लगा के सब 2-2 करके दिया है। काहे पता नहीं, 2 गिड्डी 2 आंख। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। चलो अलग लेवल का थ्योरी है, समझ में नहीं आएगा। अच्छा तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या हो गया। कौन सा कैमरा काम कर रहा है? मेरा ऑफ ही कर देते हैं, मेरा ही कर दो। जाओ, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, जो लोग ऑनलाइन में हो थोड़ा बताना मुझे। Yes, sir. ओके सर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ये जो कंपनी बनाने का पूरा प्रोसेस है, इसमें एक 1% कंपनी कैसे बना सकते हो, है ना आज के डेट में। वो क्या है ना, क्या है बोलो, ओपीसी क्या होता है। 1% कंपनी माने एक अकेला इंसान भी एक कंपनी बना सकता है। बिजनेस करने का बस भूख होना चाहिए, है भूख आप लोगों को बिजनेस करने का। हाँ चलो देखेंगे, ये बनो ना बनो बिजनेसमैन जरूर बनो, देश को ज्यादा जरूरत है। बिजनेस बनेगा तब ना सीए रख पाएगा, बिजनेस ही नहीं रहेगा तो सीए कहाँ जाएगा। कौन सा ज्यादा चीज जरूरी है, सीए ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस ज्यादा जरूरी है। बिजनेस ज्यादा जरूरी है सर, लेकिन हाँ देश में सीए का जरूरत भी ज्यादा है, इसलिए जरूरी है क्योंकि सीए बनेगा तो बिजनेस भी बनेगा। क्यों, कि सीए बिजनेस बनाने में हेल्प करता है ना, बिजनेस को बनाने में, बिजनेस को बचाने में। हाँ, हर चीज में पालन पोषण सब कर सकता है, जरूरत पड़ने से मार भी सकता है, 2 नंबरी 1 नंबरी सब करता है। तो ओपीसी, नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। हाँ एनपीओ याद है ना, सेक्शन सेक्शन 8। एनपीओ का सेक्शन क्या है, सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं उसको। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल पर्पस में आता है सर, किस पर्पस में, चैरिटेबल पर्पस। मैंने क्या करना है, सिर्फ आके दान करना है, दान। सर दान बहुत तरह का हो सकता है, मानो कि तुमको सिर्फ एडुकेशन दान करना है तो स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल का काम करना है हॉस्पिटल बनाओ, मंदिर मस्जिद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छा काम होना चाहिए। ठीक है, जात पात नहीं होना चाहिए, है ना। मंदिर मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस जात पात नहीं होना चाहिए। है ना? मंदिर मस्जिद के नाम पे प्रॉब्लम तब होता है जब जात पात, मैं बड़ा चलता है, तभी दिक्कत होता है ना। वो भी है सर, पढ़ाया था, याद है ना, कि कोई भी अपना रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट कर सकता है कि नहीं कर सकता, इजाजत है। और उसमें वो सेक्शन 8 में ही आता है। आप अपना जो भी है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूस हो, यहूदी हो, ठीक है, जो भी धर्म से हो। हाँ लिखा है तो आप जो भी रिलीजियस को फॉलो करते हो, अगर एक ट्रस्ट बना के आप रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हाँ हाँ, सेकुलर कंट्री है ना, इसीलिए इंडिया में ये वाला चीज है। ठीक है, सेकुलर सर, सेकुलर का मतलब क्या। हाँ सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, ऐसे बोलते हैं। हाँ धर्मनिरपेक्ष। कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या समझा जानते हो, धर्मनिरपेक्ष में धर्म मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कुछ लोगों ने ऐसा इंटरप्रेट करता है, धर्म मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता है, तुमको लगता है तुम मानो, हमको लगता है हम नहीं मानेंगे। इसमें क्या गड़बड़ हो जाता है जानते हो, धर्म का मतलब क्या, इंसानियत के राह पे चलना। बट प्रॉब्लम तब हो जाता है कि जब कुछ लोग धर्म के राह पर चलना पसंद नहीं करता। ठीक है, वो बोलते हैं मेरा मर्जी, हाँ ठीक है तुम्हारा मर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम है जिंदगी में गाइडेंस तो चाहिए होता है सर। लापरवाह क्या होता है समझ रहे हो ना। तो जब भी धर्म धर्म से वो च्युत होता है ना, ठीक है, फिर सारा प्रॉब्लम का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसमें वो क्या होता है, इंसानियत का राह नहीं चूज कर पाए, और फिर हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस से ही तोलना चालू करता है। हाँ, बिजनेसमैन में प्रॉब्लम नहीं है, पर बिजनेसमैन को भी ह्यूमैनिटीज के साथ बिजनेस करना चाहिए ना। ठीक है चलो ठीक है, अब ये सब बात ज्यादा नहीं करेंगे। ये सब फॉर्म नंबर वगैरह सब बोले थे, है ना सर। हाँ डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए आज कुछ बताएंगे, जैसे सेक्शन 20 में बात करूंगा सर, सर्विस में बात करूंगा, डॉक्यूमेंट्स पे, ऑथेंटिकेशन पे बात करूंगा, एग्जीक्यूशन पे बात करूंगा। लास्ट दिन बात हुआ था एमओए एओए पे, याद है ना सर। हाँ, एमओए माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सेक्शन 6 में बोला है, किस में बोला है, सेक्शन 6 में। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, डिस्कशन हुआ तभी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये सब में तभी बात हो पाया, है ना। अगर एमओए एओ पे बात ना होता
तो ये सब इंडोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे बात होना पॉसिबल नहीं होता और आप लोगों को भी समझ में कुछ नहीं आता। तो क्वेश्चन ही उठता है, क्या हो गया, क्वेश्चन ही उठता है सर कि ये जो एमओए है एओए है ये कंपनी बनाने के लिए एकदम जरूरी दो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तो क्या इसमें ऑल्टरेशन हो सकता है? ये देखो सेक्शन 14 बताता है चेंज इन आर्टिकल। बेसिकली एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है? एमओए बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जिसके आधार पे कंपनी बनता है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, जैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन देश का ऑब्जेक्टिव को बताता है ना, ये देश किस राह पर चलेगा। देखो वो धर्म का ही बात कर रहे हैं ना। अभी कुछ देर पहले जब मैं धर्म का बात कर रहा था तो लोगों को लग रहा था कि क्या धर्म का बात करते था। अब देश का संविधान जो है वो भी तो एक राह पर चलने को लिए बोलते हैं ना, है ना, तो वो भी तो राह पे चलने माने क्या, सही रास्ते पे चलना है, तो सही रास्ते पे चलने को ही धर्म बोलते हैं ना। धर्म का मतलब क्या होता है, जिसको धारण करके आप आगे बढ़ सको वही आपका धर्म। जैसे जो फूल का पेड़ होता है वो फूल धारण करता है तो वो फूल का पेड़ हुआ वो उसका धर्म। जो फल का पेड़ है वो फल देता है तो वो उसका धर्म है। तुम जिसको धारण करते हो वो उसका धर्म होता है। तो समझे कि नहीं, धर्म का मतलब क्या समझे? धर्म मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम आरपेट समझ रहे सर? हाँ, अरे लोग ना मतलब को कुछ और ही लेके चला जाता है, धर्म का धर्म का धर्म का, ठीक है, और कुछ देश में है, ठीक है, तुम कुछ बात करो, ठीक है, मानो कि हिंदू में कुछ अच्छा चीज है, बोलो नहीं नहीं हम लोग सब सेकुलर है, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे कुछ भी बकता है बिना जाने बिना समझे। अरे क्या हो गया, क्या दिक्कत? अच्छा ये आर्टिकल और एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें मेमोरेंडम कंपनी का क्या हो गया सर, कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल क्या हो गया, रूल बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है सर क्या हम मेमोरेंडम में चेंज ला सकता है, मैंने क्या कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बदल सकता है? ठीक है, उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, रिजोल्यूशन पास कर, क्या बात किया सर, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रिजोल्यूशन माने वही शपथ ग्रहण करना पड़ता है रेजोल्यूशन माने क्या, शपथ लेना। कैसे शपथ लेते हैं कंपनी? हाँ वोटिंग करते हैं, वेरी गुड, बस। চেঞ্জ করতে হয় কি করতে হয় দাঁড়া, অনলাইনে কেউ কিছু বলছে, কি করতে হয়? রেজিস্ট্রেশনের থ্রুতে চেঞ্জ করতে হয় আবার आरओसी थ्रू রেজিস্ট্রার ताई तो, अच्छा वेरी गुड सर, जो भी चेंज करोगे आरओसी के थ्रू से चेंज करना पड़ता है, वेरी गुड सर। मतलब सबसे पहले ना मेंबर्स के बीच में वोटिंग होता है, ठीक है। ऐसे रिजोल्यूशन दो तरह का होता है सर, एक एक ऑर्डिनरी टाइप्स और एक स्पेशल टाइप्स। तो स्पेशल टाइप्स रिजोल्यूशन पास कराने के लिए ना कंपनी में कम से कम 2/3 लोगों का मेजोरिटी चाहिए होता है, सॉरी 75%, 3/4, ठीक है। 75% लोग अगर किसी चीज पे हाँ बोलता है तो स्पेशल हो जाता है। मैंने बेसिकली स्पेशल, अब ये भी एक अलग टॉपिक है एडवांस लेवल में, मैं आगे आगे बताऊंगा जिन लोगों का ये टॉपिक है कि स्पेशल रेजोल्यूशंस कब चाहिए होता है और स्पेशल रेजोल्यूशंस कब चाहिए होता है। ये आगे आगे डिस्कशन का विषय बनेगा, मैं तब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल्स होता है, तो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 के थ्रू से आप इसमें चेंज कर सकते हो। अपडेशन ऑफ चेंजेस टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ एमओए एओए, जो सेक्शन 15 बोलता है, ठीक है। फिर जो भी चेंज करते हो ना ये चेंज को गिव कॉपी ऑफ एमओए एओए टू मेंबर्स, मेंबर्स माने शेयर होल्डर्स, वेरी गुड सर। सेक्शन 17 बोलता है जो भी चेंज करोगे शेयर होल्डर्स को बांटो, ठीक है। कैसे बांटना है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, ईमेल के थ्रू से, ठीक है। ये सब बात आगे आगे डिस्कशंस का विषय है। चलो मैं आपसे बात करता हूँ क्यों मैं ये बात क्यों उठाया आज, क्योंकि लास्ट क्लास जो लोगों ने ये वाला टॉपिक किया था उन लोगों को ना मैंने एमओए एओए और एमओए एओए के थ्रू से क्या क्या हिसाब किताब कंपनी में चलता है ये सब मैं बताया था। अच्छा मैं आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया ना सर पिछले क्लासेस में? yes. ये आपका क्या बोलते हैं इसको, पेटीएम का दिखाया, ठीक है, और किसी का दिखाया क्या, रिलायंस का दिखाया ना सर। ये देखो ये किसका है, अरे खोलो जाओ भाई, देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमओए एओए, ठीक है, कब बना था। ये देखो इसमें एक पूरा कंटेंट है, फ्रेश सर्टिफिकेट्स रिलायंस जब बना है, रिलायंस का ये देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, कॉल्स ऑन शेयर्स लियन, ठीक है, पावर टू इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने कंपनी जो कुछ भी करता है ना इसी के थ्रू से करता है। ये देखो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, और उससे पहले क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों रेडी करे बिना एक कंपनी चालू नहीं हो सकती, ये दोनों रेडी करे बिना
और इसका अप्रूवल के बिना एक कंपनी चालू नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पर कितना सुंदर, ये ओरिजिनल है। आप किताब पढ़ोगे, मैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने बोलूंगा। किताब कम पढ़ा करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा देखा करो, क्योंकि किताब में वो सब चीजों क्या है लिखा है और ये ओरिजिनल में है। तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। आगे जाके जो लोग बेसिकली ड्राफ्टिंग का काम करोगे, कंपनी फाइलिंग का काम करोगे, कॉर्पोरेट लॉ का काम करोगे, यही सब तो करना है। तो जो करना है उसको पढ़ा करो, देखा करो, आदत बनाओ। सर नॉर्मल किताब नहीं पढ़ पाते आप, क्या क्या पढ़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। मैं वो पढ़ने के लिए बोलता हूँ जो जिंदगी में काम जाता है सर, ठीक है। नहीं तो ना क्या होता है ना, सारा चीज वो किताब में ही खत्म और किताब में ही शुरू हो जाता है। ये देखो, इसमें देखो मेमोरेंडम में क्या बोलता है, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, द ऑब्जेक्ट, इंसिडेंटल और एक्सिलरी। इंसिडेंटल माने जुड़ा हुआ, माने इंसिडेंटल माने वो काम को करने के लिए उसके साथ साथ और क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। इंसिडेंटल टू दैट, जैसे मानो जहां पर गाड़ी बनेगा, कार का फैक्ट्री बनेगा, वहां पर आसपास में इंजन बनाने का भी फैक्ट्री चाहिए। जैसे यहाँ पर कोलकाता में मतलब आप लोग शायद नहीं जानते, शायद में भी जानते हो, ठीक है। टाटा का एक फैक्ट्री होने वाला था, टाटा नैनो बोल के। कहाँ होने वाला था जानते हो? हुगली में, सिंगूर में, ठीक है। सिंगूर ज्यादा दूर नहीं है सर, यहाँ से 30-35 किलोमीटर, मैक्सिमम 40 किलोमीटर दूरी में है, ठीक है। नेशनल हाईवे में है, दिल्ली रोड में है, ठीक है। तो वहां पर टाटा का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनने वाला था, जिसमें नैनो गाड़ी बनाने का पहले बात हुआ था। इवन गाड़ी बनना भी चालू ऑलमोस्ट हो गया था, ठीक है। सर फिर क्या हुआ, बना नहीं सर भगा दिया गया। हाँ, कौन भगाया? हाँ, जो भगाया वो सीएम नहीं था, वो तब सीएम बनने वाला था, ममता दीदी ने भगा दिया। सर क्या धरना में बैठ के वो किसान का जमीन को लेके लोचा करके, ठीक है, बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा बना के, मैंने देश जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, देश का यूथ का क्या, वो 500 में यूथ भी बिक जाता है आजकल, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूथ को 500 दे दो, वोट उसी को दे देगा। अरे भाई क्या करने वाला था, क्या होने वाला था, और हुआ ही नहीं। फिर उस टाइम पे गुजरात में सीएम था नरेंद्र मोदी। वो बोला भाई आओ आओ इधर आओ, हम तुमको देते हैं जमीन। आनंद बोल के एक जगह है जहां पर टाटा का नैनो का, अब बाद में ना कुछ लोग यहाँ पर तर्क देता है, कहा नैनो गाड़ी तो चला ही नहीं। अरे बुद्धू, जिस प्लांट में नैनो बन सकता है वहां पर दूसरा कंपनी, दूसरा ब्रांड भी बन सकता है। जरूरी है कि वो नैनो ही बनाते रहेगा जिंदगी भर? सेकंड जमशेदपुर बनने वाला था, सेकंड जमशेदपुर। कितना एम्प्लॉयमेंट होता डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जस्ट इमेजिन। पश्चिम बंगाल को ना ऑर्डर दिया जा रहा है सर, दिन ब दिन ऑलरेडी हो चुका है, खून हो चुका है पश्चिम बंगाल का। इतना डेवलप स्टेट, इतना डेवलप सिटी, धीरे धीरे खून कर करके इसको खत्म करे जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? चलो सर, अब थोड़ा बहुत तो मैं बोलता हूँ हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी। हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी मैंने ये सब लीगलिटी है सर। बिना पॉलिटिक्स समझे ना तो लॉ समझ में आएगा, ना तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। पॉलिटिक्स समझने का इच्छा हो ना हो, समझना पड़ेगा। तो बोलेगा हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। अरे बुद्धू, तब क्या देश को समझेगा, क्या कंपनी अकाउंट्स को समझेगा, क्या कंपनी लॉ को समझेगा? समझना तो पड़ेगा। अब आगे देखो सर, अब टाटा नैनो जब फैक्ट्री बनाने वाला था, एक्चुअली क्यों इशू किस बात को लेके होगा, यही एंसिलरी प्रॉब्लम को लेके हुआ, इंसिडेंटल एंसिलरी में ही प्रॉब्लम था। टोटल 600 एकड़ जमीन का डील हुआ था ऑन दैट टाइम। पश्चिम बंगाल का जो सरकार था कम्युनिस्ट का, ठीक है, सीपीएम का गवर्नमेंट था। 600 एकड़ जमीन में फैक्ट्री बनाने का डील हुआ था, ठीक है। वो भी पश्चिम बंगाल सरकार दैट ऑन दैट टाइम 1 टका में टाटा को वो जमीन दिया था। मैंने सरकार ने जमीन किसानों से खरीदा था, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना पड़ा, सिर्फ 1 रुपी, ठीक है। सर ये मिनिमम एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सर क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बहुत डिटोरिएट हो रहा था, जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा था, तो अल्टीमेटली उसको करना पड़ा। ना प्रॉब्लम क्या हो गया सर, बखेड़ा किस तरह से खड़ा हुआ, बखेड़ा समझते ना, झमेला, ठीक है। 600 प्लस 400, टाटा ने बोला 600 एकड़ में तो नैनो बनेगा, लेकिन हमको एंसिलरी एक्टिविटी के लिए हमको जमीन चाहिए। तो उसमें टाटा का कुछ सब्सिडियरी कंपनी या रिलेटेड कंपनी, माने या तो रिलेटेड या तो सब्सिडियरी, वो उसको टाटा बोल रहा है कि भाई आप आसपास में आ जाओ, 400 एकड़ जमीन मैं मैनेज कर रहा हूँ सरकार से बात करके। वहां पर आप जैसे मानो गाड़ी कंपनी देखना, गाड़ी बनाता है, ढांचा बनाता है, मैंने जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो बनाता है और इंजन बनाता है।
लेकिन बाकी जो छोटा छोटा उर्जा पुर्जा रहता है, लाइक स्टीयरिंग हो गया, नट बोल्ट्स हो गया, टायर्स हो गया, ये सारा चीज वो नहीं बनाता, वो सब दूसरा कंपनी बनाता है, उसे असेंबल करके सेल करता है। अब मानो कि अगर मानो नट बोल्ट बनाने वाला कंपनी टाटा जमशेदपुर में है, ठीक है, या फिर टायर बनाने वाला कंपनी मानो चेन्नई में है, ठीक है, अब वो सब चीज वहां से लाते लाते ट्रांसपोर्टेशन में तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो टाटा ने एक अच्छा जुगाड़ लगाया, वो बोला कि भाई ठीक है, हम जमीन का बंदोबस्त करते हैं, तुम लोग इधर आओ, तुम टाटा का एंसिलरी बन जाओ, हम तुमको यहाँ पर पूरा सेटअप कर देंगे। मतलब टाटा सिर्फ अकेला नहीं बनता, टाटा के साथ साथ और भी 50 कंपनी बनता। यस सर, क्योंकि गाड़ी में समझ में आ रहा है सर क्या चीज होता? अफसोस। अभी तो और ज्यादा डेवलप हो जाता है। अरे और ज्यादा मैंने आप सोच नहीं सकते क्या होता। पश्चिम बंगाल में ना एक सेंटीमेंट बन गया, देखो ना इतना दिन हो गया, 2011 से 24 हो गया, इतना नेगेटिव बिजनेस और इंडस्ट्री सेंटीमेंट है यहाँ पर कि कोई भी बिजनेस में आना नहीं चाहता। आप लोगों को पता है बिरला के बारे में तो आप सुने हो, है ना? बिरला जो सबसे पहला कोलकाता से जो मारवाड़ी बिजनेसमैन जो दुनिया को दिखाया बिजनेस क्या होता है, ये जो एम्बेसडर कार है उन्हीं का था, ठीक है। तो ये बिरला को कोलकाता में, अब मैं बोलना नहीं चाहिए उनके साथ क्या खराब हुआ था, मैंने मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप सर्वे कर लेना कि बिरला के साथ क्या हुआ था। फिर बिरला कोलकाता छोड़ के बॉम्बे चला गया। मतलब इतना एंटी बिजनेस मेंटेलिटी पूरा स्टेट को डे बाय डे डिटोरिएट कर। अब बाकी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि इतना खराब चीज हुआ था, आप सर्वे कर लेना कि कितना असम्मान किया गया था एक एस्टेब्लिश बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस करने के टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर बाएं हाथ दाएं हाथ चलता है, लेकिन एक बिजनेसमैन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? अकेला पॉलिटिशियन देश नहीं चला सकता विदाउट सपोर्टिंग ऑफ बिजनेस। कैसे करेगा बोलो? हाउ कैन ए पॉलिटिशियंस कैन रन द इकोनॉमी? हाउ? वो सिर्फ नीति डिसाइड कर सकता है। पैसा? तुम नीति डिसाइड करो, भाई हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, वहां स्कूल बनाएंगे, वहां ये करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है, नीति डिसाइड तुम कर सकते हो, बट पैसा कहाँ से आएगा विदाउट बिजनेसमैन सपोर्ट? आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। तो पूरा बखेड़ा यही इसी चीज को लेके हुआ, ये एंसिलरी एक्टिविटी को लेके। वो 400 एकड़ को लेके ममता दीदी के पास पावर आ गया, वो बोला कि भाई क्योंकि सीरियसली वहां पर एक इशू क्यों हो गया। फिर टाटा देखा कि भाई इतना झमेला में हम क्यों रहेंगे, हमको बिजनेस करना है। और मोदी बोला भाई आ जाओ गुजरात में, चला गया। अब दिव्य बिजनेस कर रहे हैं एकदम आराम से। गुजरात का डेवलपमेंट नैनो जाने के बाद ही हुआ है, आपको शायद पता नहीं होगा आप लोगों को। टाटा उधर जाने के बाद गुजरात का डेवलपमेंट का 4 चांद लगा। उसके बाद एक एक करके फॉरेन कंपनी सारा आया, सारे के सारे फॉरेन कंपनीज। एक डिसीजन ये छोड़ा वो लिया, और उसके बाद हर एक फॉरेन कंपनी सारा गुजरात में आना चालू हो गया। और आज गुजरात का तुम देख के आओ कि किस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस लेवल का। वहां पर फार्मिंग लैंड ऐसे बहुत खराब है, इकोनॉमी का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उतना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को डेवलप करके किया ना, है ना? जिसका जो भी है करना तो पड़ेगा। टाटा हमेशा देखो, बंगाल का जमीन हम सबके लिए बहुत ही ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? यहाँ पर इजीली ना तुमको ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, पानी का सुविधा, हर चीज भरा पड़ा है। तो हर कोई चाहेगा ना पहले बंगाल हो, सबका ना एकदम नजर होता है, और बाज की नजर होता है ना, बंगाल सबका नजर में होता है। प्रॉब्लम है बंगाल किसी को नजर में रखना नहीं चाहता। चलो जो भी हो, एक्सिलरी इंसिडेंटल समझ में आ गया ना? अब एक बात के लिए मैं कितना सारा बात कर दिया, छोड़ो। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, एक्सिलरी अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव, अदर ऑब्जेक्टिव नॉट इंक्लूडेड इन ए एंड बी। मैंने बेसिकली एमओए का पूरा काम ही है कंपनी का सारा ऑब्जेक्टिव रिलेटेड मैटर में काम करना। और आर्टिकल का काम क्या है? वो कंपनी चलाएगा कैसे, बोर्ड में कौन होगा, कंपनी का रूल्स क्या रहेगा, सील क्या होगा, नंबर क्या रहेगा, जेंडर क्या रहेगा, शेयर कैपिटल क्या रहेगा, शेयर कैपिटल में वेरिएशंस क्या रहेगा। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ मैं आपको, कोई किताबी नोट से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे बुक्स में लिखा है, सिमिलर तरीके से इसको छापा गया है, बस वहां पर अपना ऑब्जेक्टिव के साथ। ये देखो, ये इसका सर्टिफिकेट है, ये देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये देखो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास इसका रजिस्ट्रेशन हुआ महाराष्ट्र बॉम्बे में। पहले इसका एक ब्रांच कर्नाटका में बना था, फिर बाद में ये अपने आप को महाराष्ट्र में बॉम्बे में रजिस्टर किया। ठीक है,
फिर इस तरह से आप चाहो तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन। सर तो फिर ये तब बात तो आप रोज रोज बोलते हो। हाँ सर रोज ही बोलता हूँ। क्यों? फॉर सम कनेक्टिविटी। अब आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो चीज ये है सर कि जब एक एमओए एओए बन जाता है, ठीक है, उसके बाद एमओए एओए जब बन जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये चीज आपको जानना है कि सर एमओए एओए बन गया तो क्या उखाड़ लिया एमओए एओए बना के। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कभी कभी ये सब जो टपोरी स्टाइल बात करता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर दी एंटरटेनमेंट पर्पस, नथिंग मोर देन दैट सर। कैसे कैसे बात करते हो खाड़ला ये सब, ठीक है, ये सब आप लोग जेन्युइन नहीं है, क्या मैं रियल में से बात करता हूँ? ये सिर्फ पढ़ाने के टाइम पे मेरे मुंह से निकलता है, और ये सब लॉ वगैरह में ज्यादा। देखो ये सब भी लास्ट क्लास में बोला था, ये पॉइंट में मैं आज आपको बताऊंगा। सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एमओए बन गया, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। सबसेक्शन 1 सेक्शन 10 बोलता है टू इम्पार्ट कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्स टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, इट प्रोवाइड्स व्हेन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल गॉट रजिस्टर्ड इट शैल बाइंड, इट शैल बाइंड। किसको बाइंड करेगा भाई? हाँ, मेंबर्स टू दी कंपनी। मेंबर को कंपनी के प्रति, कंपनी को मेंबर के प्रति, और मेंबर को मेंबर के प्रति। जैसे अब बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या खराबी है, चलो बोलते हैं। जैसे ये कंपनी बन गया ना, कंपनी का एमओए एओए बन गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। हम लोग सोशल लाइफ में एक चीज करते हैं, हर कोई करते हैं, मोटा मोटी साधु सन्यासी छोड़ के क्या करते हैं? मैरिज रजिस्ट्री होता है, एक तो नॉर्मल कंपनी रजिस्ट्री होता है, और एक सोशल रजिस्ट्री, मैंने नॉर्मल एक फैमिली रजिस्ट्री भी होता है, मैंने फैमिली बॉन्डिंग टाइप्स, है ना। ये लड़की का शादी होगा, ससुराल जाएगा, है ना। तो जब एक लड़की शादी होकर ससुराल जाता है, ठीक है, तो उसका पूरा क्या हो जाता है, उसका पूरा मैंने तौर तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है कि मैंने अब वो न्यू कंपनी का मेंबर है ठीक है। इवन कभी कभी तो अल्टरेशन करके नाम भी ससुराल वाले अलग रख लेते हैं, ठीक है, प्यार से देते हैं सर, ठीक है, आप लोग इसको अलग तरह से मत लो। ये एक सोशल सिस्टम है। अब कोई फेमिनिस्ट होगा तो बोलेगा ये सब अच्छा नहीं है, अब लड़का लोगों को भी ससुराल भेजना चाहिए, ऐसे ऑलरेडी चालू हो चुका है, ठीक है, घर जमाई टाइप्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि शादी के बाद सिर्फ लड़की लड़का का बात नहीं है, सब एक दूसरे के प्रति क्या होता है सर, बाइंड होता है कि नहीं होता। जो लड़का लड़की को शादी किया, मैं मान के चलता हूँ कि लड़की कमाते धमाते नहीं है, कमाए ना कमाए, बट लड़का का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको तुमने शादी करके लाया उनका तुमको ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। अब तुम एक जन्म का कसम खाओ या 7 जन्म का कसम, डजेंट मैटर, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके ख्याल के साथ साथ उसके माँ पापा। सिमिलरली जैसे एक लड़का का लाइबिलिटी होता है लड़की के फैमिली, मतलब लड़की का लाइबिलिटी होता है, ऑब्लिगेशन होता है लड़की के, लड़का का फैमिली के प्रति, ऑपोजिट भी होता है। ऐसा नहीं कि लड़की वाला, लड़की का माँ बाप है तो उसका भी एज हो रहा है कि तो ये जो जमाई है ये भूल जाएगा, वो सिर्फ अपना माँ बाप को देखेगा। भाई वो तुम्हारे साथ आया है तो उसका माँ बाप का भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, एक दूसरे को बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो मैं शादी ब्याह नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि शादी के बाद क्या होता है, प्यार मोहब्बत छोड़ के लीगली क्या होता है ना। ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस, एमओए एओए कहाँ लिखा रहता है, सब लिखा हुआ है, ठीक है, कि शादी शादी करने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। जब कोई प्रॉब्लम होता है डिवोर्स लॉयर के पास जब जाया जाता है ना, तो डिवोर्स लॉयर पे सारा चीज पढ़ा जाता है कि लड़की का क्या ड्यूटी है, लड़का का क्या ड्यूटी है, सब कुछ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉ में लिखा नहीं है। चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब एमओए एओए बन जाता है, बन जाने के बाद मैंने बेसिकली एक मैरिज का क्या हो गया, कंपनी का एक मैरिज हो गया एक तरह से, ठीक है। अब मेंबर का कंपनी के प्रति क्या लायबिलिटी है, कंपनी का मेंबर के प्रति क्या लायबिलिटी है, और मेंबर का मेंबर के प्रति क्या लायबिलिटी है। बहुत बड़ी बात है सर, समझने का कोशिश करो। आगे देखो ये चीज मैं केस के थ्रू से आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंसफुली समझना, समझ में आएगा, ठीक है। हड़बड़ करोगे ना तो मैं समझा पाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। देखो सर ये सब लॉ है, हाँ, लॉ को समझने के लिए पीसफुली समझना पड़ता है, लॉ में हड़बड़ी नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। To observe all the provisions of the memorandum of the article as signatory,
सिग्नेटरी माने बेसिकली जो भी प्रोविजंस मेमोरेंडम में है या आर्टिकल में है, जैसे आपको अभी रिलायंस का खोल के दिखा रहा था मैं, ठीक है, आप भी ओपन करके देख सकते हो, गूगल में मिल जाएगा। अब मेंबर टू दी कंपनी, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड contain clauses to the effect that on the bankruptcy, bankruptcy माने अगर कंपनी कभी मतलब उसका लाइबिलिटी जो वो चुका नहीं पाता है। हाँ बोलो, यस सर बोलो, बैंक्रप्सी माने, हाँ बोलो क्या बोला, देवलिया। हाँ देवलिया, वेरी गुड सर, देवलिया, बांग्लादेश वाले देवलिया, हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी सब एक ही चीज है, दिवालिया निकल गया, दिवाली नहीं मना पाएगा आजकल सब अलग लेवल का सोच रहे हैं सब। देखो तो क्या बोलते हैं सर, स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी कंटेंट क्लॉजेस टू द इफेक्ट दैट ऑन द बैंक्रप्सी ऑफ ए मेंबर, on the bankruptcy of a member, his shares would be sold to a person, his shares would be sold to a person and at a price fixed by the directors. Borland a shareholder was adjudicated bankrupt and उसको कोर्ट ने bankrupt बताया। His trustee in bankruptcy, trustee माने जो उसका bankruptcy का केस को संभाल रहे हैं, the trustee in bankruptcy claimed that he माने Borland was not bound by these provisions and should be at a liberty मैंने उसका लिबर्टी होना चाहिए या उसको स्वाधीनता होना चाहिए कि वो अपना शेयर to sell the shares at their true value, but it was held that contract contained in the article of association is one of the original incident of the shares having been purchased on those terms and conditions, it is impossible to say that those terms and conditions are not to be observed। मैंने कहना ये चाहता है, ये जो स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड, इसने अपना एक क्लॉज में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिख के रखा जिसके तहत बताता है कि दैट ऑन द बैंक्रप्सी, अगर कभी कोई भी शेयर होल्डर बैंक्रप्टेड हो जाता है, ठीक है, मानो कि मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैं बैंक्रप्टेड हो गया, तो अगर मैं बैंक्रप्टेड हो जाता हूं तो फिर इन दैट केस नॉर्मली देखो, जब अच्छा कोई भी इंसान कैसे बैंक्रप्टेड होता है, जब बैंक लोन रिपे नहीं कर पाता या कोर्ट आके किसी के बारे में बोल देते हैं कि भाई ये इंसान का प्रॉपर्टी बेच के भी इनका पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिनारियो में ये बंदा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करता और कोई भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे, इसके लिए उसके बारे में न्यूज़पेपर में अलग करके छपा जाता है, ठीक है, कि भाई ये बंदा का ऑलरेडी हालत ये खराब है, अब जो भी उसके साथ डील करेगा वो अपने रिस्क में करे, क्योंकि इसमें कोई भी लीगल केसेस आगे बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी एक बार बैंक्रप्टेड है, अब उसके पास से तुमको और क्या आगे मिलेगा, है ना, अब तुम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम ही फंस जाओगे। तो यहाँ पर बोलता है कि his shares would be sold to a person at a price fixed by the director। अब जब वो दिवालिया वो निकल जाएगा किसी शेयर होल्डर का, जैसे मेरा निकल गया, अब ये शेयर में मेरा नाम पे जो शेयर है, अब मैं किसी को बेचना चाहता हूँ, ठीक है, अब इसका जो दाम रहेगा ये डायरेक्टर जो प्रीफिक्स दाम पे बोलेगा वही दाम पे उसको बेचना पड़ेगा। ये बात अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है, वही बात बोल रहा है सर। Borland a shareholder adjudicated bankrupt and his trustee in bankruptcy claimed, मैंने उसका जो ट्रस्टी है जो कोर्ट में केस लड़ रहा है उसके बिहाफ में, was not bound by these provisions, वो बोले कि नहीं ये प्रोविजंस के लिए Borland लायबल नहीं है, ये वाला रूल फॉलो करने के लिए वो बाध्य नहीं है, एंड शुड बी एट ए लिबर्टी, और उसको ये लिबर्टी देना चाहिए टू सेल ऑल द शेयर्स एट देयर ट्रू वैल्यू, मैंने जो मार्केट में अभी दाम चल रहा है, ठीक है। So but it was held that contract contained in the article is one of the original incident of the shares, तो ये जो भी है आर्टिकल में है और ये शेयर्स का एक ओरिजिनल कंटेंट है जिसमें बोला हुआ था। तो शेयर्स हैविंग बीन परचेज्ड ऑन दोस टर्म्स एंड कंडीशन, अगर किसी ने भी कंपनी का शेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टर्म्स एंड कंडीशन में शेयर को लिया है तो उसको वो चीज फॉलो करना पड़ेगा। तो इट इज इम्पॉसिबल टू से दैट दोस टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट टू बी ऑब्जर्व, तुम ये बात नहीं बोल सकते। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया ना, आर्टिकल का इम्पैक्ट मेंबर का कंपनी के प्रति, मतलब कंपनी जब अपना शेयर इशू किया था मेंबर को इसी शर्त के आधार पे किया, और वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपने रूल बुक में लिख के रखा। अब रूल बुक कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है सर, ठीक है। अब बेसिकली वो उसी रूल्स उसी टर्म्स एंड कंडीशंस में उसने परचेस किया था कंपनी का शेयर, लेकिन बाद में बैंक्रप्सी पे उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इस सोच पे वो बोल रहे हैं कि नहीं हम ज्यादा दाम पे किसी को बेचेंगे।
तो फिर ये रूल के वायलेशन हो जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी लिखा जाता है वो किस तरह से मेंबर के ऊपर और कंपनी के ऊपर लागू हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, बात समझ में आ रहा है? जैसे हमारे देश के संविधान पे जो कुछ भी लिखा है ये हमारे देश के लोगों पे लागू होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है ना। तो संविधान में लिखा है तो लागू हो ही जाएगा। अगर तुम देश के नागरिक हो तो संविधान का जो भी रूल्स होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस होता है, तो सारा रूल का जड़ क्या है? संविधान है ना। देखना जब भी किसी कोई भी पॉलिटिशियंस कुछ भी किसी को ब्लेम करता है, बोलते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये संविधान फॉलो करके नहीं हो रहा है ना, मैंने ऐसे ही बोल देता है। करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अच्छा, कंपनी टू दी मेंबर, अब इतना देर से आपको मैं बता रहा था मेंबर टू कंपनी। अब तुम देखो कि कंपनी टू दी मेंबर, अब ये वाला केस को भी समझने का कोशिश करो। अच्छा मुझे प्लीज बताओ, ये जो वाला केस आपको मैं समझाया अभी, मेंबर टू दी कंपनी, ये वाला बात केस समझ में आया सबको? हाँ बोलो रे सब। हाँ ऑनलाइन में जो लोग हो बताओ सर, समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से आर्टिकल एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लोगों के ऊपर या कंपनी के ऊपर या मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मैंने इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये चीज आपको समझना जरूरी। ठीक है, वो आपको बोला था ना कि क्या ही उखाड़ लेगा एमओए, ये उखाड़ता है। अच्छा, कंपनी टू दी मेंबर, इसके लिए भी एक केस दिया है। द आर्टिकल ऑफ द ओडिशा वाटर वर्क्स कंपनी प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर मे विद द सैंक्शन ऑफ द कंपनी एट जनरल मीटिंग, हर कंपनी का ना एक मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग होता है, एवरी ईयर होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं AGM। इसके ऊपर अलग चैप्टर होगा एडवांस लेवल में, जिनका है उनको मैं करवाऊंगा सर। AGM EGM इस तरह का होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक्सेट्रा। तो कंपनी को ना एक जनरल मीटिंग करना पड़ता है। तो क्या बोलता है आर्टिकल ऑफ ओडिशा वाटर वर्क्स कंपनी प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर्स में विद द सैंक्शन ऑफ द कंपनी एट जनरल मीटिंग डिक्लेयर अ डिविडेंड टू बी पेड टू द मेंबर्स। क्या किया जाएगा? डिविडेंड पे किया जाएगा मेंबर को। मेंबर माने शेयर होल्डर। ठीक है, instead of paying the dividend in cash to the shareholders, a resolution was passed to give them debenture bonds. Don't worry, समझाता हूँ। क्या प्रॉब्लम होता है इसी का फिर से। इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं सर? कैश Instead of paying the dividend in cash to the shareholder, resolution was passed to give them debenture bond. Now what is debenture bond? सर डिवेंचर बॉन्ड एक तरह का ऐसा बॉन्ड, डिवेंचर बेसिकली क्या होता है? लोन होता है, सिक्योर्ड लोन, जो शेयर्स की तरह ही होता है। शेयर्स की तरह होता है, पर वो उसके बदले कंपनी को इंटरेस्ट मिलती है। कंपनी इंटरेस्ट पे करता है, जो भी कंपनी का डिवेंचर परचेस करता है कंपनी उसको क्या देता है सर? इंटरेस्ट पे करता है। सो पॉइंट इज ये जो डिवेंचर बॉन्ड है ये बेसिकली बोल रहे कि भाई तुमको ना डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, उल्टा तुमको डिवेंचर इशू कर देते हैं। मैं तुमको बताता हूँ डिविडेंड क्या होता है। व्हाट इज डिविडेंड सर? डिविडेंड इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स रहता है उसको इंटरेस्ट के मतलब दिया जाता है, जो कि डिविडेंड कहलाता है। सिर्फ प्रेफरेंस को ही मिलता है, इक्विटी को नहीं मिलता? नहीं, इक्विटी को नहीं मिलता, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। माथा फोड़ो क्या इससे? दोनों को मिलते हैं। डिविडेंड दोनों को मिलता है। तो क्यों सर इस तरह मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट में मिलता है। वेरी गुड सर। यस, सबसे फिक्स रेट। और इक्विटी वाले को? हाँ बोलो। कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है। वेरी गुड। ज्यादा प्रॉफिट करेगा ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट करेगा कम डिविडेंड मिलेगा, नहीं प्रॉफिट करेगा तो नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड के प्रति कोई माने क्या बोलते हैं उसको, डिमांड नहीं हो सकता। माने अगर कोई इक्विटी वाले को कंपनी का डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो वो कंपनी को उसके कारण ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर मानो कि कंपनी उसके साथ धोखा कर रहा है वो अलग बात है। पर तुम प्रॉफिट कर रहे हो फिर भी डिविडेंड नहीं दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। उसके लिए इक्विटी वाले कंपनी के अगेंस्ट में जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी लॉस में जा रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या बिजनेस अभी बोल रहे हैं कि अभी डिविडेंड देके सारा पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, ऐसे प्रॉफिट का पैसा क्या होता है? कैपिटल में ऐड होता है ना, फाइनल अकाउंट्स में तो करते हो आप लोग। यस, प्रॉफिट का पैसा ऐड हो जाता है। अब प्रॉफिट का हिस्सा अगर डिविडेंड में चला जाएगा तो कैपिटल का पैसा कम हो जाएगा। तो अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज में होते हैं तो कई बार डिसाइड ये करता है कि हम इस बार क्या करेंगे, डिविडेंड को कम देंगे या डिविडेंड नहीं देंगे, बदले में बिजनेस के प्रोजेक्ट में लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है सर? तो
हाँ बोलो। कोल इंडिया बहुत डिविडेंड देता है, आईटीसी बहुत डिविडेंड देता है। हाँ 5 रुपीज करके पर शेयर का दिया, ठीक है। अब जितना शेयर आप होल्ड करोगे, ठीक है। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल देता है सर, और हर किसी को मैंने, अब कंपनी डिविडेंड देगा कि नहीं देगा ये कंपनी के बिजनेस का मैटर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसे कि बोला तुम लोग अकाउंट्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में बहुत पढ़ते हो। मेरे पास जब फाइनेंस का क्लास करोगे तब उसमें तो बहुत भर भर के पढ़ोगे, जो लोग करते हैं उनको थोड़ा बहुत पता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या है सर, फिक्स रेट में मिलता है। जैसे मानो ऐसे लिखा रहता है 12% प्रेफरेंस शेयर, ऐसे लिखा रहता है 15% प्रेफरेंस शेयर। ये क्या है, ये इंटरेस्ट रेट की तरह होता है, इट्स लाइक अ इंटरेस्ट रेट, बट इसे इंटरेस्ट तुम नहीं बोल सकते। क्यों, फिक्स रेट में दिया जाता है इसलिए इसके अंदर इंटरेस्ट का नेचर है, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसलिए तुम इसको डिविडेंड ही बोलोगे। इसके बारे में मैं बाद में डिटेल्स चर्चा करूंगा। ये एक्चुअली हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर लोन का कैरेक्टर भी होता है और इसके अंदर इक्विटी का भी कैरेक्टर होता है, दोनों मिला के ये एक हाइब्रिड नेचर का कॉन्सेप्ट है। का क्या चीज, प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अभी मैं एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बाद में मौका आएगा सर मैं तब डिटेल्स में चर्चा करूंगा ये प्रेफरेंस शेयर का बात क्या है। अभी फिलहाल इस पॉइंट में फोकस करते हैं। यहाँ पर डिवेंचर बॉन्ड का बात कहा है कि डिवेंचर बॉन्ड इज लाइक कि मानो कि कंपनी पब्लिक से लोन लेता है, तो लोन कैसे लेगा, डिवेंचर इशू। मैं मार्केट में डिवेंचर इशू कर दिया, डिवेंचर एक तरह का लोन है। देखो मार्केट में पैसा निकालने का ना, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। या तो आप इक्विटी के थ्रू से बिजनेस करो, या तो आप डिवेंचर के थ्रू से बिजनेस करो, मतलब या तो इक्विटी से बिजनेस करो या तो डिवेंचर से या लोन से बिजनेस करो, ठीक है। देखो कुछ लोग ना बोलते हैं हमको ना अकाउंटेंसी का उतना जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लॉ समझ जाएंगे। अब बोलो यहाँ पर क्या लॉ समझेगा बिना अकाउंटेंसी जाने। हाँ कुछ सीएस स्टूडेंट्स का ऐसे सोच होता है, आप लोगों का नहीं है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी पढ़ाई जो लोग सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी पढ़ते हैं, मैं उनको बोलता हूँ देखो आप लोगों का लॉ बिल्कुल है, पर अकाउंट्स के सेंस के बिना आप लॉ में ठन ठन गोपाल हो जाओगे। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम गोपाल है मेरे को याद नहीं। ये मुहावरा है सर, बोलते हैं ना ठन ठन गोपाल, ठीक है। अच्छा ठन ठन गोपाल अच्छा बात है सर, वो सब दे देता है तो, है ना, अच्छा बात। चलो पॉइंट इज दैट कि अब देखो डिवेंचर बॉन्ड क्या है, ये अकाउंटिंग टर्म है ना, उस अकाउंटिंग टर्म को तुमको लॉ में समझना पड़ेगा क्योंकि सब मिलजुल के काम करते हैं। चलो अलग बात है, अब समझ जो समझेगा, समझना नहीं चाहता उसको तो जबरदस्ती नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मेरे साथ तर्क करेगा तो फिर वो मेरे को, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। नहीं हमारा तो सब थ्योरी है सीएस वाले कभी कभी कोई कोई ना तर्क देता है, मेरा तो सब थ्योरी है। अरे क्या थ्योरी है, तुमको डिवेंचर बॉन्ड नहीं पता थ्योरी है, तुम क्या समझोगे इसको। अब देखो ना इसको समझाने के लिए भी कितना अभी पसीना बहाना पड़ेगा। देखो ठीक है, एक छोटा सा लाइन डिवेंचर बॉन्ड, अब उसके लिए माथा खराब, फिर लगी जो असुविधा है बार बार घड़ी देख चीज। तो डिवेंचर बॉन्ड में क्या होगा, कंपनी को पैसा जुगाड़ करने का दो तरीका होता है, या तो इक्विटी के थ्रू से जुगाड़ करेगा या तो डिवेंचर के थ्रू से जुगाड़ करेगा, ठीक है। डिवेंचर हो जाता है लोन, इक्विटी हो जाता है ओन। इक्विटी ओन कैपिटल होता है, ठीक है, और डिवेंचर लोन कैपिटल होता है। अब कंपनी जो भी इनकम करता है सबसे पहले डिवेंचर वाले का पैसा मिलता है, बाद में कुछ बचेगा तो इक्विटी को मिलता है, बीच में अगर प्रेफरेंस रहे तो उन्हें देना पड़ता है। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस है इसलिए नाम प्रेफर्ड है। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा, इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। प्रेफरेंस नाम इसी तरह से आया है, प्रेफरेंस व्हाई, बिकॉज दे गिव अ प्रेफरेंस प्रायर टू इक्विटी, they will get preference prior to equity, इसलिए they are called preference। समझ में आया सर, इसको प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब चाहे इक्विटी शेयर हो या डिवेंचर हो, अब शेयर के थ्रू से पैसा कंपनी को चाहिए और डिवेंचर के थ्रू से क्या होगा, कंपनी का लोन मिलता है। अब मानो मैं या आप लोगों में से कोई भी कंपनी को पैसा देना चाहता है, बदले में इंटरेस्ट में बाद में कमाना चाहता है, जो इन्वेस्टर है उनके मन में दो सोच होता है, या तो कंपनी का शेयर खरीद लो या तो कंपनी को डिवेंचर दे दो। डिवेंचर दोगे तो फिर फिक्स रेट में मिलेगा, और शेयर दोगे तो फिक्स रेट नहीं है, कंपनी का इनकम ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, रिस्क है। लेकिन हाई रिटर्न पाने का भी चांसेस रहता है, किस चीज में, इक्विटी केस मैंने शेयर के केस। अब यहाँ पर कंपनी बोल रहे हैं कि भाई डिविडेंड कैश ना देके तुम डिवेंचर बॉन्ड दे दो, इसका मतलब है कि अभी ये डिवेंचर बॉन्ड भी क्या होगा, शेयर होल्डर के लिए एक तरह का एसेट हो गया ना। जैसे मानो कंपनी बोला था कि हर किसी को 10% करके पर शेयर में डिविडेंड देगा,
उसके बदले बोल रहा है कि भाई तुमको 1 लाख का डिवेंचर बॉन्ड दे देते हैं, 1 लाख का डिवेंचर बॉन्ड। अब तुमको अगर 1 लाख का डिवेंचर बॉन्ड दूंगा, मानो मैं कंपनी का बॉन्ड का इंटरेस्ट है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000 टका होता है, जो तुमको 1 साल बाद मिलेगा। तो ये भी शेयर होल्डर के लिए एसेट है। जो भी कंपनी का शेयर होल्डर मैंने बेसिकली कंपनी का मेंबर है या कंपनी को पैसा देना चाहता है, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये भी एसेट है ना। तो डिवेंचर बॉन्ड बेसिकली वो सब्स्टिट्यूट करना चाहता है इन रिप्लेस ऑफ कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड सपोज तुमको, तुम्हारे पास 1000 शेयर है, तो 10 टका करके डिविडेंड है, तो वो भी 10,000 ही होता है। अल्टीमेटली देखो कंपनी का आउटफ्लो 10,000 किसी तरह से होना पड़ेगा इक्वलिटी में। 10 टका करके डिविडेंड देके 1000 शेयर में 10,000 टका मिलेगा, या फिर 1 लाख डिवेंचर दे तो 10% इंटरेस्ट में, लेकिन उसका रिडेम्पशन बाद में होगा। ये बेसिकली ये वाला लॉजिक यहाँ पर देना चाहता है, बट बात को आगे समझो। समझ में आया थोड़ा सा या ज्यादा समझ में आया? बुझते मेरे चीज? पता नहीं सर किसको किसको समझ में आया। बेसिकली देखो ये सब अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टर्म है, अकाउंट्स के क्लास में या फाइनेंस के क्लास में ज्यादा बेहतर लेवल में मैं बता पाता हूँ। अब लॉ को समझाने के लिए पॉइंट आया तो थोड़ा सा बोलने का मैं कोशिश किया, ठीक है। अब बात ये है कि सर या तो आप डिविडेंड पे कैश दे दो, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग द डिविडेंड इन कैश टू द शेयर होल्डर्स, रेजोल्यूशन वाज पास टू गिव देम डिवेंचर। एक रेजोल्यूशन पास किया। बेसिकली जब कैश क्रंच होता है ना कंपनी को, तब कंपनी ये सब घुमा हुआ बात करता है। सिंपल बात है, कैश का कमती है, বুঝতে পারছিস ऋषिता? हाँ कैशेर कमती আছে, चलो भाई तुमको ना एक डिवेंचर दे देते हैं, डिवेंचर बॉन्ड, तुम इसको रखो, बाद में तुमको इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। मैंने बेसिकली एक तरह का अभी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत अभी सांत्वना, ठीक है। चलो मैंने तुमको अभी थोड़ा सा एक, चलो मान लो यार इस तरह का, हाँ दिलासा है, ठीक है। इन एन एक्शन बाय मिस्टर वुड, a member to restrain the director from acting on the resolutions. In an action by Mr. Wood, Mr. Wood कौन है? एक शेयर होल्डर, ठीक है। To restrain the director from acting on the resolution, वो डायरेक्टर को इस तरह का रेजोल्यूशन पास करने में क्या कर रहा है? रोक रहा है, बाधा कर रहा है। It was held that the question is whether that which is proposed to be done in the present case is in accordance with the article of association of the company. जो अभी बात करना चाहता है कि किसी को कैश डिविडेंड की जगह डिवेंचर बॉन्ड देके उसको भुला रहा है, क्या ये रेजोल्यूशंस में लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में लिखा हुआ है क्या? Those articles provided that the director may, with the sanction of general meeting, declare a dividend to be paid to the shareholder prima facie माने primary, that means to be paid in cash. The debenture bond proposed to be issued are not a payment in cash. माने अगर ये आर्टिकल में लिखा नहीं है तो नहीं कर पाएगा, नहीं अदरवाइज रूल बुक का मतलब ही क्या होता? फिर एओए एमओए का फिर जरूरत ही क्या था? तो फिर उसका क्या आधार, क्या है उसका बेस, क्या है? अगर उसका कोई काम ही नहीं है तो फिर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखने का क्या मतलब है? ये कंपनी इस तरह से चलेगा, कंपनी इस तरह से चलेगा, कंपनी इस तरह से चलेगा, ये जो अलग अलग बात हम लोग आर्टिकल में लिखते हैं, तो उसको लिखने का फिर मतलब ही क्या होता है? तुम्हारे पास कैश क्रंच चल रहा है तो तुम बोल रहे हो कि हम डिवेंचर बॉन्ड कर देंगे, लेकिन आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा नहीं। अगर लिखा होता तो चलता। तो ये क्या हो गया? कंपनी टू दी मेंबर। बोलो रे सब माथा में जा रहा है ना? देखो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम पानी के एकदम केक वॉक जैसा बातें हैं, बट ऐसा भी नहीं कि समझा नहीं जा सकता। प्रैक्टिकल सेंस डेवलप इसलिए होना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ रटोगे, सिर्फ लाइन रटते जाओगे तो ये सब चीजों को कभी रट नहीं पाओगे। कितना रटोगे सर? बात समझ में आ रहा है सर? रटना जरूरी है एग्जाम के लिए, बट सिर्फ रटने का चिंता करोगे तो रट नहीं पाओगे। विद अंडरस्टैंडिंग रटोगे तो रट सकते। अरे पहले समझो फिर रटो ना, लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में तो फास्ट फास्ट लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए थोड़ा मार्कअप चाहिए। लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग का तुमिशा, अभिजीत, आर्जो, दर्श, अंकिता, कोनिका, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर समझ में आ रहा है? नील, शिल्पा, जी सर। यस सर। ठीक है ओके सर। तो ये हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इम्पैक्ट, ठीक है। तो पहला इम्पैक्ट क्या था? कंपनी मेंबर टू द कंपनी। दूसरा इम्पैक्ट क्या हो गया? कंपनी टू द कंपनी, है ना। एमओए बना के क्या उखाड़ रहा है? समझ में आ रहा है? ये उखाड़ मेंबर टू द मेंबर, मेंबर टू द मेंबर।
मिस्टर रेफील्ड वाज अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। मिस्टर रेफील्ड, इस पे भाई नाम फॉरेन वाला दिया है, आप कोई भी यदु मधु कुछ भी डाल दो यार, कुछ फर्क नहीं, लेकिन ये सब केस कुछ हुआ है इसीलिए ये सब नाम यूज करते हैं। ठीक है, ये तो केस है बॉरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स, ये ओरिजिनल केस है 1901 का। ठीक है, वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स कंपनी, ओरिजिनल केस है, तभी ये सब दिया गया है। केस नहीं बनता ना तो कभी लैंडमार्क जजमेंट नहीं बनता। ठीक है, जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई करते हैं उन लोग का जूरिस्प्रूडेंस में केस लॉ के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, तो केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लीगल मैटर्स। ठीक है, क्योंकि केस लॉ से ही एक्चुअली लॉ का अपग्रेडेशन होता है। मैंने पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर कोई उसको चेंज करने के बारे में नहीं सोचता। प्रॉब्लम जितना होगा तो फिर वो एक जजमेंट बनता है, फिर उस चीज के बारे में कोर्ट बैठता है, फिर कोर्ट में डिसीजन होता है, फिर मानो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम अगर सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम होता है तो उस केस को रेफर करके डिसीजन लिया जाता है। समझ में आ रहा है सर? इसलिए ये सब केस नंबर, अगर केस नंबर नहीं एटलीस्ट अगर केस को याद रख पाते हो लिखने के टाइम पे, बढ़िया है सर। लोड नहीं लेने बोल रहा हूँ सर, बट अगर आपको बेहतर होना है तो थोड़ा करना पड़ेगा। देखो भाई, आप लोग खास बनने जा रहे हो, आम तो नहीं होना है ना, क्राउड से अलग ही तो होना चाहते हो, तभी तो प्रोफेशनल पढ़ रहे, अदरवाइज बीकॉम कर लेते, हाँ एक नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर लेते, तब भी तो क्वालिफिकेशंस हो जाएगा ना। तो फिर सीए सीएमए बनने का, सीएस बनने का क्या जरूरत है, इतना माथा पची, इतना डेप्थ में जाने के पढ़ने का जरूरत ही नहीं। हाँ मुझे बताओ कौन से कॉलेज लेवल में इतना डेप्थ में जाने के पढ़ने का जरूरत होता है? होता है क्या? कौन इतना माथा लगाता है भाई? कौन से लास्ट ईयर में आया था बताओ यार, रट लेते हैं करके देखे आगे तक। प्रोफेशनल लेवल में आपको पढ़ाई का लेवल, सच में पढ़ाई का लेवल होता है, उसमें तुमको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप कुछ बन पाओगे। Mr. Rayfield was a shareholder in a company. Clause 11 of the article of company required him to inform the director of his intention to transfer his shares in the company, and which provided that the director will take the said shares equally between them at a fair value. In accordance with these provisions, the Mr. Rayfield so notified the directors, who are members as well. Director जो है वो भी company का member है, who contended that they were not bound to take and pay for the shares. They said article could not impose such obligations upon them in their capacity as directors. Their argument was set aside by the court by treating those directors as members. Accordingly, the directors were compelled to take the Mr. Rayfield shares at a fair value. Basically, director यहाँ पर member है, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर, मिस्टर रेफील्ड जो कि कंपनी का शेयर होल्डर है, क्लॉज 11 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी में बोलता है रिक्वायर्स हिम टू इन्फॉर्म द डायरेक्टर ऑफ हिज इंटेंशन, वो अपना इंटेंशन बताए, टू ट्रांसफर हिज शेयर्स इन द कंपनी एंड व्हिच प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर्स विल टेक द सेड शेयर्स, और वो शेयर डायरेक्टर ले इक्वली बिटवीन देम एट अ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मैंने जो उस टाइम पे मार्केट में फेयर वैल्यू चल रहा है शेयर। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रोविजन, इस प्रोविजंस को देखते हुए मिस्टर रेफील्ड डायरेक्टर को नोटिफाई किया। डायरेक्टर कौन है? वो आर मेंबर्स एज वेल, वो कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर भी है। हु कंटेंडेड दैट दे वर नॉट बाउंड टू टेक एंड पे फॉर द शेयर्स, वो शेयर को नहीं ले सकता और उसका पेमेंट भी, अब तुम किससे शेयर लोगे पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारा शेयर मेरे को दोगे, ठीक है, इक्वली लोग मेरे को लेना है तो तुमको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो डायरेक्टर बता रहा है वो कंटेंडेड दैट दे वर नॉट बाउंड टू टेक एंड पे फॉर द शेयर्स, बाध्य नहीं है। They said article could not impose such obligations upon them in their capacity as directors. ये तर्क कौन दे रहा है? डायरेक्टर दे रहा है। Their argument was set aside by the court. कोर्ट इसको साइड में रख दिया by treating those director as a members, और कोर्ट बोल रहा है भाई तुम डायरेक्टर हो पर तुम मेंबर भी हो। Accordingly, the directors were compelled to take that Mr. Rayfield shares at a fair value. लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? मेंबर के प्रति मेंबर का ऑब्लिगेशंस को बताता है। यहाँ पर भले ही डायरेक्टर अलग है, डायरेक्टर का एक अलग होता है, लेकिन डायरेक्टर तो मेंबर भी है, तो यहाँ पर मेंबर के प्रति भी मेंबर का एक रिलेशन बनना चाहिए ना, एक ऑब्लिगेशंस बनना चाहिए, तो वो बात यहाँ पर कोर्ट ने प्रूव किया। इसमें ये मतलब कि वो जो डायरेक्टर से वो बोल रहा है कि हम तुम्हारा शेयर नहीं लेंगे, डायरेक्टर बोल रहे कि क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ और यहाँ पर आर्टिकल मेरे को इम्पोज नहीं करता है लेने के लिए, तो मैं नहीं लूंगा। कोर्ट बोल रहा है कि तुम डायरेक्टर के साथ साथ मेंबर भी, क्योंकि तुम्हारा आर्टिकल्स बोल रहा है कि तुमको शेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेंबर के प्रति मेंबर का एक ऑब्लिगेशंस है तो तुमको लेना पड़ेगा।
तो ये बेसिकली मेंबर को मेंबर के प्रति बाइंड कर रहा है। हम लोग स्टार्ट जब किए थे आर्टिकल और एमओए का इम्पैक्ट बताने के लिए, इफेक्ट बताने के लिए, तो 3 पॉइंट बताया। क्या था? इट प्रोवाइड्स व्हेन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल गॉट रजिस्टर्ड, जैसे ही एक एमओए रजिस्टर्ड हो जाता है, इट शैल बाइंड द मेंबर्स टू द कंपनी, इट कंपनी टू द मेंबर्स एंड मेंबर टू द, तो तीनों केस का प्रूफ मिला ना आपको? ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ एमओए इफेक्ट एक्चुअली वर्किंग इन दी कंपनीज फील्ड, तो कैसे लिखोगे? तो अगर सीधा क्वेश्चन है तो सीधा लिखोगे, और अगर कोई केस ला उठा के क्वेश्चन करे तो उस केस में से अल्टीमेटली तुमको मेन आंसर को उसी तरह से देना है। आगे आगे मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है, आगे आगे मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि सर कि हाउ इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेन कर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत रेयरली पूछता है, बट अगर कभी पूछ लिया वो भी बहुत केस में स्टूडेंट नहीं देता। लेकिन अगर तुमको केस लॉ उठा के क्वेश्चन करेगा तो तुमको पता होना चाहिए कि सेक्शन 10 में क्या होता है, एमओए किस तरह से सबको एक दूसरे के साथ बांधता है, इस चीज का तुमको नॉलेज, ठीक है। और अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा एकदम एमसीक्यू टाइप, तो इफेक्ट ऑफ एमओए में तुमको पूछ सकता है क्या ये बाइंड करता है मेंबर को कंपनी के प्रति, क्या ये बाइंड करता है कंपनी को मेंबर के प्रति, क्या ये बाइंड करता है मेंबर को मेंबर के प्रति, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये सिंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? देखो, अब क्वेश्चन एमसीक्यू हो, क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो, ठीक है, या क्वेश्चन सिंपल 1 मार्क्स का एक लाइन लिखने वाला, अगर आपको नॉलेज है तो क्वेश्चन से क्या लेना देना भाई। इंटर में भी आजकल एमसीक्यू का एक परसेंटेज रखा है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, पूरा नहीं, एक परसेंटेज रखेगा, 20-30%, 40% का एक परसेंटेज वो एक बोला है, अब देखो क्या करता है। इस बात में समझ में आ रहा है सर बात? हाँ, यहाँ पर और भी चीजें दिया है। आर्टिकल बाइंड द मेंबर्स टू द कंपनी एंड कंपनी टू द मेंबर्स, बट नाइदर ऑफ देम इज बाउंड टू एन आउटसाइडर। आर्टिकल क्या कर रहा है? मेंबर को कंपनी के प्रति बाइंड कर रहा है, कंपनी को मेंबर के प्रति भी बाइंड कर रहा है, बट नाइदर ऑफ देम इज बाउंड टू एन आउटसाइडर टू गिव इफेक्ट टू द आर्टिकल। नो आर्टिकल कैन कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द थर्ड पर्सन। No article can constitute a contract between the company and the third person. थर्ड पार्टी जो कंपनी के अंदर से, कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको नहीं करता। तो इसके एक एग्जांपल दिया है, द आर्टिकल, पुराना केस है ला त्रिनिदाद बोल के, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी ला त्रिनिदाद कंटेंट ए क्लॉज टू द इफेक्ट दैट ब्राउन या ब्राउनी, क्या बोलेंगे इसको, ब्राउनी, चलो, ब्राउनी शुड बी ए डायरेक्टर एंड शुड नॉट बी रिमूवेबल टिल आफ्टर 1888, ठीक है, ऐसा एक बोला है। He was, however, removed earlier and had brought an action to restrain the company from excluding him. It was held that there was no contract between Brownie and the company. No outsider can enforce article against the company, even if they purport to give them certain rights. भले उसको राइट मिलता है, पर आउटसाइडर को कभी भी कंपनी के प्रति भी किसी भी तरह का या मेंबर के प्रति भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये रियल केस बना, इसलिए ये चीज बोला कि ये नो आर्टिकल कैन कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड ए थर्ड पर्सन, ला, ठीक है। A company can recover calls in arrear from a member as forcefully as it is recovering loan due. Further, subsection 2, section 10 provides all monies payable by any member to the company under the memorandum or article shall be debt due from him to the company. ये तो आप लोग कंपनी अकाउंट्स पे बचपन से करे जा रहे हो सर। कॉल्स इन एरियर पता है ना? हाँ, जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगता है मैंने बेसिकली शेयर के लिए जो भी हिसाब हुआ है ना, 10% फेस वैल्यू है, 10% फेस वैल्यू है, अभी 10% का फेस वैल्यू को एप्लीकेशन के नाम पे 2% मांग लिया, अलॉटमेंट के नाम पे 2% मांग लिया, कॉल मनी के नाम पे 1%, फाइनल कॉल के लिए मानो 2%। अब इसमें से अगर तुम 2% बाकी रखा, 1% बाकी रखा, अगर जो भी तुम बाकी रखा तो कॉल्स इन एरियर हो जाता है ना। तो क्या बोलता है, तो वो कॉल्स इन एरियर पे कंपनी का राइट है भाई, कंपनी मेंबर को वो मांग सकता है। तो क्या बोलता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ऑल मनी इज पेएबल बाय एनी मेंबर। पेएबल माने देना है, पे किया नहीं है, पे करना है, ठीक है, पे करना है।
হ্যাঁ বলো, দিতে হবে, ভেরি গুড। একটা কান বন্ধ থাকে তো चट করে বুঝতে পারি, ये एक्चुअली बंद रहता है एक तरह से, सिर्फ ऑनलाइन वाले का ही आवाज आता है। तो फर्दर सबसेक्शन 10 सेक्शन 2 सॉरी सेक्शन 10 ऑफ सबसेक्शन 2 कहता है कि ऑल मनी इज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी अ डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। यानी एक्चुअली उसका दाय है, उसका ये कंपनी के प्रति उसका एक तरह का ड्यू है, डेब्ट हो गया। डेब्ट माने क्या, लोन, शेयर का ही पैसा है, बट ये वो ऑब्लिगेटेड है, कंपनी को वो चीज देना पड़ेगा। नहीं देगा तो फिर कंपनी फॉरफिट करता है, आप लोग फिर उसका अकाउंटिंग एंट्री करते हो, रीइश्यू होता है ना। फॉरफिट करने के बाद तो हाँ, फॉरफिट फॉरफिट करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं है, फॉरफिट में तो तुम्हारा जितना पैसा था मेंबरशिप भी तो चला जाता है, हाँ। सारा पैसा तो फॉरफिट कर लेता है ना, रख ले। ठीक है। A company can recover calls in arrear from a member as forcefully as it is recovering loan due। जिस तरह से लोन का ड्यू रिकवर करता है उसी तरह से कंपनी अपने मेंबर से उसका कॉल मनी रिकवर कर सकता है, ये पावर भी उसको मिलता है। ये एमओए एओए से ही उनको ये ताकत मिलता है। मतलब बोलते हैं ना भाई तुमको इतना पावर कहाँ से मिला, इस तरह से पावर आता है, जिम करके भी आता है। ये कंपनी का जिम है। अरे मजाक करता हूँ सर, आप लोग गलत तो नहीं मानते ना। नहीं सर टांग खिंचाई करके बात करता है, नहीं नहीं सर, मैं मस्ती मजाक से करता हूँ, पर्सनली मत लेना, ले भी सकते। স্যার বলছিলাম কতগুলো এক্সাম্পল স্যার মেমোরাইজ রাখতে হবে? কতগুলো এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে? হ্যাঁ। বাবা, এগুলো মনে রাখার ব্যাপার নয়, বোঝার ব্যাপার। अब एग्जाम में কি জিজ্ঞেস করবে আমিও জানি, ও है ना। হ্যাঁ। एग्जाम में क्या पूछेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट मेरे को पूछ के तो क्वेश्चन सेटअप नहीं करेगा, है ना। अब तुमको হুম। कितना याद रखना है कितना याद नहीं रखना है इसके बारे में मैं जितना कम बोलूँ उतना ही अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि अगर आप इस चीज को समझे हो तो ये आपको अल्टीमेटली हेल्प भी करेगा। समझना जरूरी है, याद थोड़ा कम भी रहेगा तो भी चलेगा, जरूरत में याद आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग जो चीज रहता है ना वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, और जो चीज अंडरस्टैंड नहीं होता है वो सबकॉन्शियस में भी फिट नहीं है या ना। যেটা যেটা আমরা বুঝতে পারি না সেটা মনে থাকে কোথাও কোথাও থাকে, আর যেটা বুঝতে পারি कोথাও হলেও मने থাকে। इसको कुछ समझ में नहीं, मैं बांग्ला में बोल रहा था, ये मेरा लिप पढ़ रहा था, मैं देखा इसका आईज लिप पढ़ रहा था मेरा, कुछ समझ में आया? क्या समझा? जैसे हम लोग जो भी समझ आते हैं वो हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर रहता है, जो नहीं समझ में आता है वो छुपा रुस्तम है, नहीं समझ। सब समझ में आता है, देखा। चलो अच्छा, अब चलो बात करते हैं सेक्शन 13 पे। ना व्हाट इज सेक्शन 13? सेक्शन 13 बोलता है कि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, क्या कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बदल सकता है, क्या रिलायंस अपना ऑब्जेक्टिव बदल सकता है? हाँ, अगर बदलेगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसी के बारे में बोलता है। प्रोसीडियर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। आप लोग देखो कंपनी लॉयर बनोगे ना आगे जाके, चाहे चार्टर्ड हो चाहे सीएस हो चाहे सीएमए हो, कंपनी लीगल का मैटर कोई भी काम कर सकता है। ऑब्वियसली सीएस ज्यादा करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीएस सीएमए नहीं कर सकता, ठीक है। जहाँ साइनिंग का अथॉरिटी छोड़ के कहीं किसी भी जगह में जहां पर नॉलेज का मैटर है हर जगह में सीएस सीएमए भी काम कर सकता है कॉर्पोरेट मैटर, ठीक है। क्योंकि तुमको अल्टीमेटली सजेशन देना होता है कि इस केस में हम क्या करें। अगर सजेशन वाला मैटर हो तो एडवाइजरी रोल कोई भी प्ले कर सकता है, लेकिन हाँ जहां पर साइनिंग अथॉरिटी आ जाता है कॉर्पोरेट मैटर में तो वो सीएस को ही दिया गया है। क्या बोलता है, प्रोसीडियर ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोसेस माने वही एक बात, एक ही बात बार बार बकेगा, समझाने वाला कुछ ऐसा है नहीं। अल्टरेशन इंक्लूड द मेकिंग ऑफ एडिशंस ओमिशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें जोड़ना भी अल्टरेशन होता है, कुछ हटा देना भी अल्टरेशन होता है, और कुछ सब्स्टिट्यूट करना भी अल्टरेशन होता है। तो अल्टरेशन का मतलब भी यहाँ पर देखो कितना क्लैरिटी से बोलते हैं। सर इतना बताना जरूरी है, अल्टर का मतलब अब क्या है ना, लॉ हर बात को बारीकी से बोलता है। बारीकी मैंने बारीकी इन द सेंस क्लियरली, ठीक है। क्यों, अब मानो यहाँ पर मानो यहाँ पर ओमिशन वर्ड को लॉ हटा देता है, ठीक है, फिर बाद में कोई केस बनाएगा भाई यहाँ पर एडिशंस को अल्टर बोला है, सब्स्टिट्यूशन को अल्टर बोला है, ओमिट को तो नहीं बोला। अब वही वाला एक लू फॉल्स को उठा के क्या करेगा, खेला खेलेगा,
Yes, sir. Law actually loophole को हटाने का कोशिश लॉ बेसिकली लूपहोल को हटाने का कोशिश करता है, यही लॉ का मेन पर्पस है, इसीलिए ये इतना टफ हो जाता है, करता है। Yes. क्योंकि पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी बात निकाल के बात का बतंगड़ बना के और उसको लेके फिर बोलेगा भैया तो लिखा नहीं है, फिर जज भी चिंता में पड़ जाएगा कोर्ट में, तो यहाँ सच में तो लिखा नहीं है, क्या करे, फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का जो डिसऑनेस्ट माइंड है ना, यही लीगलिटीज को और मुश्किल करता है। किसका डिसऑनेस्ट माइंड? सबका, सबका, पब्लिक का डिसऑनेस्ट माइंड। ठीक है, अगर हम लोग डिसऑनेस्ट कम होते, हाँ बोलो क्या बोला, भ्रष्ट बुद्धि, हाँ सही बोला, भ्रष्ट बुद्धि, एकदम सही बोला। ये भ्रष्ट बुद्धि बहुत खतरनाक बुद्धि है। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या क्या लैंग्वेज। include making of addition, omission, substitutions. ठीक है, section 13 of the act along with the rule 29 to 32, rule 29 to 32 companies rule 2014 provide the provisions that deals with the alteration of the memorandum titles। चलो क्या लिखता है एक बार पढ़ लेते हैं, वे कैसे कैसे ऑल्टरेशन कर सकते हैं। पहले में बोल दिया कि सबसेक्शन 1 में बोला है, 13 सबसेक्शन 1 में, 13 सबसेक्शन 1 में ऑल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशंस, कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर बाय स्पेशल रेजोल्यूशंस। स्पेशल रेजोल्यूशंस क्या है, मैं रेजोल्यूशंस के क्लास में नॉर्मली इंटरमीडिएट का जो स्पेशल क्लास चलता है वहां पर डिस्कस करूंगा आगे आगे टॉपिक में। फिलहाल इतना समझ लो कि रेजोल्यूशन इस चीज को बोलते हैं, या स्पेशल रेजोल्यूशन उसको बोलते हैं जहां पर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर उसमें वोट दे। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर माने कम से कम 75% लोगों को वोट देना पड़ेगा, मोर देन 75%। तो फिर ऑर्डिनरी भी होता है क्या? हाँ सर, ऑर्डिनरी में क्या होता है, मोर देन 50% लोग अगर किसी चीज में वोट दे, मोर देन हाफ, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी होता है। सर ये कौन से मुद्दे पे ऑर्डिनरी होता है, कौन से मुद्दे पे स्पेशल होता है, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करता हूँ। एक्चुअली उसके लिए ना कुछ चीजें होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशंस डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में होता है, थोड़ा और चर्चा हो जाएगा, अभी मैं उसको स्किप कर। फिलहाल इतना समझो कि फर्दर एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्लॉज है, कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्टर सच स्पेशल। वो क्या करेगा, रजिस्टर, रजिस्टर माने ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोलेगा। रजिस्टर ऑफ कंपनीज के बारे में मैं रोज बोलता हूँ, है ना। ROC के बारे में कहाँ से पता करता हूँ सर? History of corporate. रजिस्टर ऑफ कंपनीज कोलकाता में कहाँ है? कोलकाता में कहाँ है? रोज बोलता हूँ, बोलो। निजाम पैलेस। सुन सुन के कान पक गया होगा, हाँ? रोज एक बार करके दिखाते हैं, तुम लोग हमला ना कर दो इसमें। कि सर पढ़ा पढ़ा के कान में ताला लगा दिया, निजाम पैलेस, निजाम पैलेस। निजाम पैलेस का है रविंद्र सदन में, बिल्डिंग है, जाके देख के आ सकते हैं। ऐसे ही फोटो खींच के आया निजाम पैलेस, आरन नहीं आएगा। जब काम करोगे, प्रोफेशनल हो जाओगे, तब शायद काम के लिए जाना पड़े। ऐसे आजकल ज्यादातर काम ऑनलाइन होता है, कॉलेज के पास है सर। हाँ चलो, दर्श के कॉलेज के पास, ठीक है। तो तुम लोग दर्श के साथ चले जाओ। दर्श का कौन सा, भवानीपुर है ना दर्श तेरा? नहीं, कौन सा कॉलेज है तेरा? हाँ सर, भवानीपुर। अच्छा, नेम चेंज क्या बोलते थे, कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम विद द अप्रूवल, ये तो हो गया। अच्छा, नेम चेंज ऑफ द कंपनी एज पर सबसेक्शन 1, एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी इफेक्टेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर डेलीगेटेड टू ROC बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली नाम चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही हो सकता है, और ये अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देके रखा है? ROC को देके। ROC कौन? रजिस्टर ऑफ कंपनी। मैंने कंपनी का सारा डेटा कहाँ रजिस्टर होता है? ROC में होता है। जैसे कोलकाता, वेस्ट बंगाल में कंपनी बनाएगा, कहाँ रजिस्टर होगा? निजाम पैलेस, जहाँ रजिस्टर ऑफ कंपनीज का है। और बाकी सब चीज वेबसाइट के थ्रू से होता है। जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड में एडमिशन लेते हो, वेबसाइट के थ्रू से ही लेते हो ना, लेकिन वो एक्चुअली हेड ऑफिस जो है वहीं पर चला जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के हेड ऑफिस में चला जाएगा। जो भी बंदा कोलकाता जोन से एडमिशन लेता है वो EIRC के नाम पे चला जाता है ना सर, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, सबका यही बोलता है। CA का भी EIRC है, ठीक है, CMA का भी, CS का भी EIRC ही बोला जाता है, ईस्टर्न इंडियन रीजनल काउंसिल, क्योंकि वो कोलकाता है। ठीक है, अब वेस्ट में जाएगा तो बॉम्बे बन जाएगा, साउथ में जाएगा तो चेन्नई बन जाएगा। तो जिस तरह से आपका इंस्टीट्यूट चलता है उसी तरह से ROC भी चलता है।
समझाने के लिए बोल रहा हूँ सर, समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर चाहिए, पावर डेलीगेटेड टू आरओसी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग इन फॉर्म नंबर कौन सा है? INC 24। ये सब याद रखना पड़ेगा। फाउंडेशन लेवल में इतना जरूरी नहीं है, फिर इंटरमीडिएट लेवल में, फाइनल लेवल में बहुत जरूरी है। ठीक है, बट हाँ, जो अच्छा से याद करने का आदत अभी से करेगा उसको आगे जाके बहुत फायदा। ठीक है, INC 24। INC माने इंडियन नेशनल कांग्रेस। राहुल गांधी का जिंदाबाद करोगे इनकॉर्पोरेशन से, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है ना, टॉपिक का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसी चीज का शॉर्ट फॉर्म में INC दिया गया है। जो लोग कंपनी सेक्रेटरी में SBC वाला पेपर पढ़ते हो, उन पे ये सब फॉर्म नंबर पूछता है एग्जाम में। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, किस काम के लिए क्या फॉर्म चाहिए, जरूरी इंफॉर्मेशन हो जाता है। CS का एक पेपर ही है, कौन से काम के लिए क्या फॉर्म चाहिए बताओ। ऐसे तो प्रैक्टिस जब करोगे आप लोग याद हो जाता है, बट फिर भी CS का ये सब काम ज्यादा है ना, इसलिए उनको ज्यादा याद करना पड़ता है। अब देखो भाई, जिसका जो है मैं पढ़ाते पढ़ाते बता देता हूँ, अब कोई इसको अपने अपने हिसाब से वो देख ले, बट हाँ एग्जाम के लिए आप जितना डिटेल्स में ये सब चीज, कौन से फॉर्म नंबर है, कौन सा सेक्शन है, ये जरूरी चीज है। अलग विथ फी। तो फिर एज पर सेक्शन 1 क्या हो गया सर? सेक्शन 13 का, any change in the name of the company shall be effected only with the approval of central government, power delegated by to ROC by central government in writing in form number INC 24 along with the. However, no such approval shall be necessary where change in name of the company is only the addition or deletion of the word private. ध्यान से सुनना, अगर आप कोई वर्ड डिलीट कर रहे हो, सपोज आपका बिजनेस का नाम है प्राइवेट लिमिटेड, on the conversion of one class of companies to another class in accordance with the provisions of the act. माने बेसिकली अगर आप प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन रहे हो, ध्यान से सुनना बात को, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन रहे हो तो क्या बोलता है? आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, बस नेसेसिटी फॉर्म भरो, प्राइवेट से पब्लिक करो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं। एक ही बात है, मैंने बेसिकली डिलीशन या एडिशन यही बोल रहा है, एडिशन भी कर सकते हो, डिलीशन भी कर सकते हो, उसमें आपको अप्रूवल लेने का जरूरत। समझ में आ रहा है सर? यही सब तो जानना है कि कब अप्रूवल के लिए जाए, कब अप्रूवल के लिए ना जाए, है ना? प्रैक्टिस जब करोगे यही सब पता करना चाहिए, क्योंकि रियल सिचुएशंस में यही सब तो प्रॉब्लम आएगा। मानो कि कोई कंपनी आए, उसका प्राइवेट कंपनी है, वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करना चाहता है। अब जब कंपनी प्राइवेटली चल रहा था तब तो प्राइवेट वर्ड यूज करता था, कल जब वो स्टॉक मार्केट में आएगा तब तो प्राइवेट वर्ड नहीं रहेगा ना सर? रहेगा क्या? स्टॉक मार्केट में जब कंपनी लिस्टेड होता है प्राइवेट और नहीं रहता है, तब वो पब्लिक हो जाता है, तभी तो पब्लिक का शेयर से पैसा बिजनेस कर सकता है। प्राइवेट में तुम्हारा मेंबरशिप मैक्सिमम 200 के अंदर होना पड़ता है, और पब्लिक में तुम्हारा मेंबरशिप कोई भी हो सकता है, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, और प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। 200। थैंक यू सर, समझ में आ रहा है सर? तो जब प्राइवेट कंपनी चलाते हो तो 200 मेंबर के बीच में ही शेयर का ट्रांसफरेशन चलेगा, 200 से 201 हो जाएगा तो मुश्किल पे पड़ सकते हो। मुश्किल माने और कुछ नहीं, अगर 200 से 201 मेंबर का पैसा घुस गया, उसका शेयर होल्डिंग दे दिया, और तुमने अभी भी प्राइवेट चला रहे हो, तो ये एज पर लॉ नहीं हुआ ना। तब तुमको क्या बोलेगा आरओसी? बोले तो गलत है, पब्लिक चेंज करो, और नेसेसिटी फाइल टाइम पे फिलअप नहीं करोगे तो पेनल्टी करेगा। और समझ में आ रहा है सर? लॉ बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ बोलो। वेरी गुड, लॉ मुश्किल नहीं है, बस लॉजिक और कॉमन सेंस है। आप अगर ये कॉमन सेंस बिल्डअप कर लेते हो तो लॉ में कोई बोरिंगनेस नहीं है। बहुत बोलते हैं हम तो बोर हो जाते हैं, इसका मतलब तुम अपना कॉमन सेंस को बिल्ड करना नहीं चाहते, तभी तुम बोर होते होंगे, नहीं तो नहीं। लॉ बहुत लॉजिकल है और लॉ बहुत कॉमन सेंस वाला चीज है। थोड़ा सेंस लगा के पढ़ोगे तो कोई चीज नहीं। सरकार क्या चाहता है, क्यों चाहता है, जानने का कोशिश तो करो। समझ में आ रहा है सर? जैसे अब बोलना नहीं चाहिए पता नहीं, लेकिन फिर भी बोलता हूँ अभी एक मूवी बना है ना सर, स्वतंत्र वीर सावरकर, रणदीप हुड्डा का, नहीं जानते आप लोग? ठीक है सर, अगर नहीं जानते तो जानने का कोशिश करो। अब मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा। हाँ बोलो, क्या सर? নতুন
फिर अच्छे दंडी फूटा। हाँ निकल गया सर, ऑलरेडी हॉल में चालू हो गया, लेकिन मूवी जिस तरह का मूवी है उसी का डायरेक्ट भी है और उसी का एक्टिंग भी है, एक्टर भी वही है। लेकिन क्योंकि ये बात सावरकर रिलेटेड है, तो सावरकर एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बना दिया गया थ्रू कांग्रेस। मैंने उसका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हाँ बोलो सर, कोई कुछ बोल रहा ऑनलाइन। পলিটিশিয়ান ছিল তো, हाँ हाँ, পলিটিশিয়ান ছিল তো। पॉलिटिशियन था, फ्रीडम फाइटर था, लेकिन कभी भी उसके बारे में ना पब्लिक को प्रॉपरली बताया नहीं। না, हिस्टोरियंस जब इतिहास लिखा कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, लेकिन वो बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर। उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके बात विवाद हो सकता है, लेकिन उसका पॉलिटिकल सेक्रीफाइस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने ब्रिटिश उसको अंडमान में ही डाल के रखा था, जिंदगी भर ऑलमोस्ट लड़ने ही नहीं देता था। जैसे सुभाष बोस, जैसे भगत सिंह, इक्वल पैरामीटर में सावरकर का नाम आना चाहिए। फ्रीडम फाइटर के नाम पे कभी गांधी का नाम होता है क्या? होता है कभी? तुम लोगों के मन में आता है कि गांधी फ्रीडम फाइटर था, नेहरू फ्रीडम फाइटर था? कभी मन में होता है ऐसा? हाँ हाँ। हाँ, होता है, मन में होता है। जब भी फ्रीडम फाइटर का नाम सुनते तब सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बोस, भगत सिंह, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कोई गांधीयन है, हो सकता है कोई नेहरूवियन है, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब मैं किसी को भी बोलते हैं फ्रीडम फाइटर का नाम बता, कौन बोलता है महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर? सब या तो सुभाष बोस का नाम लेता है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि किसी को गांधी बड़ा प्यारा है, इज्जत करता है, मैं भी करता हूँ ऐसा बात, लेकिन नॉर्मली सुभाष बोस का नाम आएगा, अशफाक उल्लाह खां का नाम आएगा, ठीक है, भगत सिंह का नाम आएगा, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का नाम आएगा, है ना? लेकिन वही तो सावरकर का भी नाम इक्वली आना चाहिए था, बट लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोपागेंडा ऑन दैट टाइम, तो उसको छुपाया गया। अबे छुपाया क्यों भाई? क्योंकि एक तो ब्रिटिश ने दबाया, ऊपर से कांग्रेस ने दबाया, और फिर बाद में सिलेबस में ही नहीं किया कौन था सावरकर। तो पॉइंट क्या है, अब सावरकर को समझने के लिए कॉमन सेंस का भी जरूरत है, सावरकर कहना क्या चाहता है उसको समझने का जरूरत है। लेकिन इतना समझने का किसी को ना तो पेशेंस है और ना तो कोई समझना चाहता है। ये सावरकर कहना क्या चाहता था, उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मैंने देश भाग को लेके, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेके, उसका सोच विचार गांधी से भी अलग था, इवन भगत सिंह और सुभाष बोस से भी अलग, थोड़ा हटके ही था, और बहुत मुश्किल का सामना किया उसने। वो भी देखो, थोड़ा आइडिया मिलेगा, थोड़ा आइडिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब उस पर तुमको किसी को बोलेगा प्रोपागंडा है, प्रोपागंडा, हिंदुत्व का बदबू आ रहा है, कुछ भी आए, पर कम से कम जानने का कोशिश कर सकते, ठीक है? जानो ना, जानने में क्या जाता है? तो प्रॉब्लम क्या है, वही कॉमन सेंस डेवलप करना इतना आसान चीज नहीं, वही कॉमन सेंस का ही चीज है। भाई एक फ्रीडम फाइटर इतना लड़ाई लड़ा, इतना पॉलिटिकल किया, बट कोई उसी को जानने का कोशिश ही नहीं करता है। करना क्या चाहता है, सोच क्या रहा? अगर उसका सोच एक्टिव होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? सर आपने देखा क्या? नहीं देखा, मूवी नहीं देखा। मैं सावरकर के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं जानता, बट इतना जानता हूँ कि एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर में से एक था, बहुत मेहनत किया, बहुत, मैंने उसका सेक्रीफाइस तो नहीं जानोगे तो समझ नहीं पाओ। हाँ आइडियोलॉजी लेके कोई बोल सकता है मुझको आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, ये बोल सकता, बात समझ रहे? अब लॉ पढ़ना और ये सब चीजों के बारे में जानकारी लेने का जो आदत बनाना ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि सब कॉमन सेंस रिलेटेड मैटर है। भाई कौन इतना जानेगा, कौन कॉमन सेंस डेवलप करेगा, क्या होगा? चलो हम लोग मस्ती करते हैं, आज की पार्टी किसके तरफ से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या मतलब निकल रहा है सर? द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू ए कंपनी व्हिच इज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न। अच्छा अब बात सुनो 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 सुनो, सुन लो रे भाई, सुन लो। एक तो प्राइवेट से पब्लिक करोगे, पब्लिक से प्राइवेट करोगे, इसके लिए सरकारी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बट बोलता है द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू ए कंपनी व्हिच इज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न। हर साल कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल होता है, अगर वो एनुअल रिटर्न टाइम में फाइल नहीं होता या फाइल नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजन, वो गलत बात है, ठीक है? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू और फाइलिंग विद द रजिस्टर ऑफ व्हिच has failed to pay or repay mature deposit or debentures or interest thereon, once the necessary documents filed or payment or repayment made, then changes shall be allowed। मतलब क्या मतलब है? देखो फिर से अकाउंटिंग मैटर है, कंपनी, इसके ऊपर आगे आगे चैप्टर भी है। ये देखो मैं आपको अभी कुछ देर पहले डिबेंचर बता रहा था ना,
डिवेंचर कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके थ्रू से कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है, एक लोन इंस्ट्रूमेंट है। जो भी कंपनी का डिवेंचर खरीदता है कंपनी को बेसिकली वो बंदा लोन देता है और कंपनी उसको इंटरेस्ट रीपे करता है। ठीक है, तो बोलता है कि अगर कोई कंपनी किसी को डिवेंचर इशू किया है और उसको टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है तो ये कंपनी की तरफ से गलत बात है। ये सर नो, अगर कंपनी कंपनी ना, जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, ऐसे कंपनी ना पब्लिक का डिपॉजिट भी रखता है, उसको बोलते हैं कंपनी डिपॉजिट या सीडीज बोलता है, सीडी। ठीक है, कमर्शियल डिपॉजिट या कंपनी डिपॉजिट बोलते हैं। तो हम लोग ना किसी कंपनी में डिपॉजिट भी रख सकते हैं। सर क्यों, बैंक की जगह क्यों कंपनी को रखेंगे? सर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर बैंक में रखोगे 7.5 मिलेगा, कंपनी में रखोगे 9.5 मिल सकता है, 10% डिपॉजिट का मिल सकता है। कंपनी उसको क्या करता है, कैपिटल के हिसाब से काम कराता है सर, बिजनेस में लगाता है। तो बोलते हैं कि अगर कंपनी का कोई पेमेंट ऐसा बाकी है, डिपॉजिट मैच्योर हुआ है, रिपे नहीं किया है, डिवेंचर का इंटरेस्ट, रिडेम्पशन का टाइम आया, रिडीम नहीं किया, इंटरेस्ट का टाइम था, इंटरेस्ट नहीं दिया, गलत बात ना, नाम चेंज करने नहीं देगा। क्या पता नाम चेंज करने के बाद तुम बोलोगे भाई तब मेरा नाम ए था, अब मेरा नाम बी है, अब तो ए नहीं है तो फिर ए से पैसा लेंगे। समझ में आ रहा है सर? तब मैं एक्स था, अब मैं वाई हो गया, एक्स का लाइबिलिटी खत्म, तुम एक्स को ढूंढो। ठीक है, तो नाम बदल के कैरेक्टर बदल सकता है, इसलिए लॉ आपको इजाजत नहीं देगा। अगेन कॉमन सेंस। हाँ, समझ आ रहा है सर? लॉ पढ़ना है तो ये सब बताना पड़ता है क्या? ठीक है, इसलिए बोलता है। चलिए, एनुअल रिटर्न भी जरूरी चीज है, उसमें सीएस का दस्तखत होता है, ऑडिटर का फाइल होता है। ठीक है, जिसके बिना एनुअल रिटर्न में सीएस का साइन के बिना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होगा। क्यों? वो सब कुछ लीगली डॉक्यूमेंटेड हुआ है कि नहीं है, यही सीएस देखता है। ऑडिटर ने ऑडिट ठीक से किया कि नहीं, कॉस्ट ऑडिटर ने जहां मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो कॉस्ट ऑडिटर का रिपोर्ट है कि नहीं। ठीक है, सब कुछ चेक करेगा। सब चेक करने के बाद फिर सीएस अपना साइन करके भाई एनुअल रिटर्न फाइल करें। उसका डेट वगैरह क्या है वो सब आगे आगे चर्चा का विषय, वो भी रिटर्न फाइलिंग का एक चैप्टर आएगा, उसमें बात करो। ठीक है, जिन लोगों का है एडवांस लेवल में उनको ही पढ़ाऊंगा, बाकी लोगों का जब जब होगा तब। नॉर्मली फाउंडेशन लेवल में जो लोग अभी है उनको इतना भी जरूरी नहीं है, इंटर फाइनल में आके बात। नाउ पॉइंट इज व्हाट सर, समझ में आ गया ना? तो ऐसे मन मर्जी नहीं है कि चलो नाम मिटा देते हैं, गड़बड़ करके रखोगे तो नाम बदलना नहीं हो पाएगा। अच्छा, as per clause B subsection 6 to the section 13, the approval from central government shall be filed with the register by the company. Practically, importance of provision is deemed as power of central government is already delegated to ROC. मैंने बेसिकली जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अप्रूवल का बात कर रहे हैं तो बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहा जाएगा, आरओसी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट करके रखा है। तो अब आरओसी में बोलो तो बात यही, वही बात कर। जैसे यहाँ पर एक दिया है टाटा स्काई लिमिटेड, अभी अपना नाम चेंज कर रखा है, अभी टाटा प्ले हो गया, जानते हो आप लोग? हाँ, ऐड ही आता है। हाँ, रिचार्ज भी करते हो, टीवी है घर पे। टाटा स्काई भी टाटा प्ले हो गया, मेरे को नहीं पता था, अभी पता चला। हाँ, मतलब तू और मैं एक ही जगह, बैकडेटेड। ठीक है, ये सब अपडेटेड बनना है। चलो बेटा, अच्छा यहाँ पर क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, द रजिस्ट्रार, रजिस्टर माने आरओसी, वेरी गुड सर, शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्ट्रार। जो भी नाम बदलेगा, अरे भाई बच्चे का नाम बदला है फिर तो नया नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, इसमें कौन सा लॉ याद करने वाला बात है? ठीक है, इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम एंड इश्यू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना? अब फिर से मेरे को शादी ब्याह का बात याद आ गया, मजाक नहीं है, मैं सब प्रैक्टिकल चीज बोलता हूँ। लड़की, हाँ बोलो बोलो। डिवोर्स के बाद नहीं, चलो तू तो अलग ही सोच लिया, मैं इतना गंदा बात नहीं सोचता। शादी के बाद जब आजकल फिर भी लड़की लोग बोलते हैं कि हम अपना बाप का सरनेम क्यों छोड़े। ठीक है, तो मान के किसी का नाम घोष है टाइटल, ठीक है, बंगाली में बड़ा चलता है ना घोष टाइटल, तो मान के उसका शादी हुआ दास फैमिली, ठीक है, तो बंदा, लड़की जो है, ठीक है, उसका शादी के पहले वो घोष यूज करता था, ठीक है, मिस घोष, अब शादी हो गया मिसेस घोष हो गया, लेकिन जिसका मिसेस है वो तो दास है ना? तब वो क्या लिखेगा, घोष दास। ठीक है, घोष दास यही तो लिखते हैं ना, दास गुप्ता, घोष दास, चैटर्जी बैनर्जी, ऐसे ही करते लोग आजकल। ऐसे मैम भी अपना सरनेम नहीं बदलते, मैम अग्रवाल है, मैं भादुड़ी हूँ। ठीक है, मैम तो अभी आजकल तो लोग वो भी नहीं करता, जो है वही रख देता है। मैम का फैमिली सरनेम है अग्रवाल, मारवाड़ी में जैसे पॉपुलर होता है,
ठीक है, बहुत सबसे ठीक है, वही होता है। कुछ नहीं, बनिया है तो अग्रवाल लिख लो। हाँ, हर कोई मारवाड़ी नहीं कर सकता, जो बनिया होते हैं वही कर पाते हैं। ठीक है, बनिया होने से कोई भी मारवाड़ी अग्रवाल लिख सकता है। अदरवाइज जो भी उसका क्या बोलते हैं उसको, मैंने वो होता है टाइटल, गोत्र टाइटल होता है वो। चलो, वो सभी का ऐसे ही सिस्टम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मारवाड़ी में है बाकी में नहीं। अब चलो वो बात अलग है, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैं पुराना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अभी भी काफी लोग फॉलो करता है, तो लड़की का शादी होने के बाद उसका ससुराल में उसका आधार कार्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आधार कार्ड का उसका नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? बस, ठीक है। हाँ, पड़ता है, वही तो चीज यहाँ पर भी हो रहा है। अलग क्या है? अरे लॉ और जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं है, बस ये कंपनी का मैटर है, वो जिंदगी मैंने नॉर्मल लाइफ का मैटर। कुछ अलग बात करेंगे नहीं, तो देखते रहना। ये जो पूरा जर्नी चलेगा ना, 6 महीना 8 महीने का लॉ का, तुम देखते रहना, कुछ भी अलग बात नहीं, सब जुड़ा हुआ बात है। अब तुम इसको घर पे पढ़ने के टाइम पे थोड़ा सोच समझ के पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो समझो, उसको लिखो, थोड़ा उसको रटो, लेकिन समझ के। कुछ नहीं है लॉ में। बोलो बोलो, ठीक है। হ্যাঁ দেবো তো, দেবো কি কোশ্চেন আনসার বোঝাবো? এই দেখ কত কোশ্চেন নিয়ে বসে, আজকে ভেবেছি কোশ্চেন আনসার করাবো ভেবেছি। फाउंडेशनल मैटर वो কত क्वेश्चन আছে, हजारों क्वेश्चन है। यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, केस लॉ मेंशन कर रहा है, देख रहे हैं? क्वेश्चन के आंसर में केस लॉ मेंशन है। ये देखो, इसमें देखो इतना सारा क्वेश्चन है, तेरा तेरा ब्रॉड क्वेश्चन है। अब सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, हार्ड से लेके इजी हर लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन क्यों नहीं बताऊंगा, लेकिन बिना समझ के क्वेश्चन कराऊंगा तो आधा अधूरा होगा सर। इसलिए मैं आज सोचा था मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बट अभी पूरा बात खत्म नहीं हो पा रहा है ना। देखो भाई, मेरे को ना सिलेबस से खत्म करने के चक्कर में ना मैं क्वालिटी खराब नहीं करना चाहता। जरूरत पड़ने से एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी इंपॉर्टेंट, समझो पहले, यस है ना? हाँ, क्या समझने में विश्वास है। समझ रहे हैं विश्वास है मेरे को? मैं जब भी जरूरत होता है एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, तब आप लोग को भगाऊंगा, आ जाओ आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, ठीक है। लेकिन पहले समझो, पहले देखो, अभी बेसिक लेवल में बात आ रहा है ना, अभी ना थोड़ा माथा में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। उसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड हो भी जाऊँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक में ही अगर गड़बड़ हो जाए, फिर फास्ट फॉरवर्ड होना मुश्किल होगा। चलो, हाँ, बात कर रहा था। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट हाँ वो इनकॉर्पोरेशन 25 में न्यू इशू करेगा उसमें हाँ, कंपनी के। याद आ गया। यहाँ पर ना रेक्टिफिकेशन, ये देखो टाटा। अब देखो टाटा स्काई, तो यहाँ पर क्या बोला सर कि नाम चेंज कर लो, तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। इनफॉर्म नंबर INC 25 विद द न्यू नेम एंड द चेंज इन द नेम शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली ऑन द इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट। जब मिलेगा तभी जाके वो नाम सार्थक होगा, ठीक है। बांग्लादेश छोटे वाले पढ़ते नाम करने सार्थक होता पड़े, कोई नहीं पढ़े, ती पढ़े जिससे बांग्ला मीडियम नहीं है। बोले सर, স্যার হ্যাঁ বলো স্যার বলো। বলছিলাম আমাদের লোগো যদি চেঞ্জ করতে যাই কোনো কোম্পানি, হ্যাঁ হ্যাঁ তখনও তো হচ্ছে আমাদেরকে রেজিস্ট্রেশনে গিয়ে করতে লাগে না, হ্যাঁ রেজিস্ট্রারকে দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই তো বোঝাচ্ছি। নাম হুম। চেঞ্জ করতে গেলে সেটা এইভাবেই করতে হবে, প্রাইভেট কোম্পানি হোক পাবলিক কোম্পানি হোক, চাই দিস ইজ দি প্রসেস। আর যতক্ষণ না নতুন নাম পাচ্ছিস ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা কমপ্লিট হবে, সার্টিফিকেট যতক্ষণ না পাচ্ছিস কমপ্লিট হবে। जैसे यहाँ पर না ये না, লোগোটা লোগোটা কোম্পানির যে লোগোটা যে আছে, अच्छा, लोगो लोगो समझ गया। लोगो चेंज करने के टाइम पे भी आपको सिमिलरली रजिस्टर के पास, রেজিস্ট্রারকে দিয়ে কাছে যেতে হবে, ताई ना? यस यस सर यस, सेम टू सेम लोगो भी सेम होगा। हाँ 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 हाँ, कॉमन सेम, ठीक है। लोगो कंपनी का जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट पर्पस में कंपनी जो यूज करता है ना, उसको बोलते हैं। वो जैसे ये वाला रिलायंस का लोगो है ना, ये इसका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसमें ये देखो सर्टिफिकेट्स में रिलायंस का ना पहले नाम कुछ और था, फिर बाद में जब इसने नाम चेंज किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसका क्या नाम है, रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ना। ये जब कर्नाटका में पहले था रिलायंस टेक्सटाइल के नाम, देखो क्या लिखा है, रिलायंस टेक्सटाइल के नाम पे पहले कंपनी कर्नाटका में लिस्टेड था, ठीक है। ये क्या लिखता है,
Reliance Textile Industries Limited having by special resolutions, है ना, altered the provision of its memorandum of association with respect to the place of the registered office by changing it from the state of Karnataka to the state of Maharashtra. And such alterations having been confirmed by an order, bench of the Company Law Board, New Delhi, bearing date 2nd day of July 1970. है ना, एकदम इसी तरह से पूरा चीज होता है। जो पढ़े वही है ना, इससे मजा लगता है, वे जो पढ़ रहे हैं वो देख पा रहे हैं, है ना। मेरे को भी अच्छा लगता है, हमेशा डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं कर पाता, बट जब भी मैं कर पाता हूँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। भाई आज पढ़ाने के टाइम पे मुझे एग्जाम्पल देने में मैं प्रूव कर सकता हूँ, भाई देखो जो पढ़ा वो हुआ, नहीं तो ना बोलेगा बोर हो जाते हैं, क्या बोर होता है। इंडस्ट्रियल इनसाइट देखो, on August 24, 1910, a company was registered in India under the name Imperial Tobacco Company of India. As the company ownership progressively Indianized, माने धीरे धीरे कंपनी ना एकदम इंडियननेस हो गया, फॉरेन शेयर होल्डिंग कम होता गया, तो फिर the name of the company was changed to India Tobacco Company Limited in 1970, and then I.T.C Limited in 1974. In recognition of ITC's multi-business portfolio, अब पहले ना वो सिर्फ टोबैको का काम करता था, ITC अभी जितना सिगरेट का ब्रांड है सब ITC का ही है। आपको 80% सिगरेट का ब्रांड ITC का ही है। इंडियन मार्केट में जितना सिगरेट मिलता है आप लोगों को पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। किसको किसको सिगरेट ब्रांड का नाम पता है? ऐसा वो बना के रखा है जैसे कुछ नहीं पता, ठीक है चलो, ठीक है। देखो तो बोलते हैं कि ये पहले क्या था, इंपीरियल टोबैको कंपनी था जो आज आईटीसी के नाम पे पॉपुलर है। तो पहले वो सिर्फ टोबैको रिलेटेड बिजनेस ही करता था, लेकिन अभी आईटीसी सिर्फ टोबैको रिलेटेड बिजनेस नहीं करता है। ये सुमित सीधा होकर बैठ, सामने आओ, उस पर टेक मत देना, सीधा बाहर की देखना, सामने आके बैठ। तुम लोग का ना पीछे बैठना मैं बंद करूंगा सर। तो फिर वो बाद में क्या बना सर, आईटीसी बन गया। अब बार बार अपना नाम चेंज किया, ठीक है। तो सर बाद में अपना नाम आईटीसी क्यों किया बोलो तो, क्योंकि वो ना सिर्फ और टोबैको में डील नहीं करता है। टोबैको तो उसका बहुत बड़ा एक बिजनेस का चंक है, लेकिन टोबैको के अलावा भी आईटीसी का आप लोग कॉपी यूज करते हो, है ना, बुक्स वगैरह बनाता है, फिर वो कार्डबोर्ड बनाता है, उसका एफएमसीजी, हाँ हाँ बोलो, डेली यूज का, जिसको एफएमसीजी बोलते हैं। जैसे उसका आटा मैदा, फिर आपका दूध भी मिलता है मार्केट में, फिर बिस्किट्स वगैरह, है ना, बहुत सारा चीज हो गया उसका। और होटल भी है ना, अभी कोलकाता में क्या बड़ा सा होटल बना है सर, आईटीसी रॉयल बंगाल, हाँ होटल बिजनेस में भी बहुत, हाँ वेरी गुड सर, बाईपास से था, वेरी गुड सर, ठीक है। उसके पहले उसका एक था आईटीसी सोनार बांग्ला, उसके बाजू में बना है रॉयल बंगाल, बड़ा सा एकदम, हाँ एकदम गगनचुंबी, बहुत अच्छा है, देखना कभी। कैसे जाना है, कभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड की तरफ जाएगा तो दिख जाएगा, यहाँ से बस पकड़ना, साइंस सिटी जाना, वहां पर जाके सिर्फ आईटीसी रॉयल बंगाल देख के आए। नहीं देख के आ सकते, क्या दिक्कत है, वैसे वो जगह बड़ा सुंदर सा है ना, एकदम स्वैग वाला जगह है ना, सेल्फी खींचने वाला, वीडियो करने वाला जगह। सर आप ये सब करते हो क्या? मेरे को आता ही नहीं है सर, मेरा क्या स्वैग है। अच्छा देखो तब क्या बोलते हैं सर, बिजनेस पोर्टफोलियो इनकम्प्रेसिंग वाइड रेंज ऑफ बिजनेस, द फुल स्टॉप्स इन द कंपनी, ये जो I.T.C था इसको हटा दिया। भाई ये तो शॉर्ट फॉर्म जैसा लग रहा है ना, तो बोले भाई हमको ना ये इंडियन टोबैको ये सब लोगों के मन में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम इतना सारा धंधा कर रहे हैं और लोगों के मन में अगर टोबैको टोबैको चलेगा तो मेरा बाकी धंधा का क्या होगा। अब लोगों के मन में आईटीसी बैठ गया है, अब आईटीसी सिगरेट बनाए, गुटखा बनाए, और आईटीसी दारू बनाए, या आईटीसी होटल बनाए, आईटीसी खाता बनाए, कुछ भी बनाए, आईटीसी नाम से ही मैं फेमस होना चाहता हूँ। तो उसने बिजनेस का नेचर को देखते हुए नाम को बदला। बिजनेस का भी साइकोलॉजी है। अब आप रास्ते में किसी को भी पूछना, लोगों को आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि सिगरेट आईटीसी बनाता है, तो नहीं पता। समझ में आया? ये तो फाउंडेशन में पढ़े तब जाके मालूम चलेगा, उसे कोई मालूम नहीं है। समझ में आ रहा है सर? तो आईटीसी सिगरेट का पूरा इंडियन मार्केट का सिगरेट इन्हीं का नहीं, अभी इसका कोई फुल फॉर्म नहीं,
वही तो मैं बता रहा हूँ तुमको, अभी इसका कोई फुल फॉर्म नहीं, ये सिर्फ आईटीसी लिमिटेड ही है बस। हाँ वो वहां से आया है, बट अभी और इसको हम लोग बोल नहीं सकते, ऑफिशियली नहीं बोल सकते, ऑफिशियली नहीं बोल सकते। तो देखो रिमूव कर दिया, कंपनीज नेम रिमूव इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 18 2001, द कंपनी नाउ स्टैंड्स रिचेज क्या बोलते हैं इसको, रिक्रिस्टेंट आईटीसी लिमिटेड, where ITC is today no longer any acronym or an initialized form। कोई एक्रोनिम भी नहीं है, कोई इनिशियलाइज्ड भी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ, समझ में आ रहा है सर। तो किस तरह से कंपनी का नाम बदलता है, ये रियल केस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल, ठीक है, कि नाम बदल, हाँ आईटीसी बेसिकली वही मैं बोला कि आईटीसी के अगर लोग सिर्फ टोबैको के नाम पे जानेगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि वो बिस्किट्स भी बेचता है, फिर बच्चा बोलेगा भाई हम जो कंपनी सिगरेट बनाता है उस कंपनी, ठीक है, क्योंकि सिगरेट एक अलग टाइप का चीज हो गया, बिस्किट एक अलग टाइप का चीज हो गया, तो इसलिए लोगों के मन से ये चीज को हटाने के लिए ये इंपीरियल टोबैको या इंडियन टोबैको इस तरह का कॉन्सेप्ट को उसने गायब कर दिया। Even if a company has to rectify its name under section 16, then also nothing shall prevent such company from subsequently changing its name in accordance with the provisions. Rectification of name, नाम का rectify करना है, when central government, power of central government under this section convert delegated upon regional directors by section 458 of the act is of the opinion that name of a company is identical with or too nearly resembles to the name by which company in existence। माने अगर कोई कंपनी कोई ऐसा कंपनी बना रहा है जो जिसके नाम पे ऑलरेडी पहले से कोई कंपनी है, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तब आपको रेक्टिफाई करना, ठीक है, ऑन इट्स ओन, या तो खुद ही कर लो, या फिर ऑन एन एप्लीकेशन बाय ए प्रोप्राइटरी ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। अभी लोगो बोल रहा था ना सर, ट्रेडमार्क आ जाता है उसमें, लोगो माने क्या, ट्रेडमार्क हो गया, ये बिजनेस करने का मेरा ट्रेडमार्क, माने या तो तुम खुद ही चेंज कर लो भाई, ये आइडेंटिकल हो रहा है, सिमिलर बिजनेस पहले से है, तो तुम सिमिलर बिजनेस, लास्ट क्लास में बोला था ये सिमिलर बिजनेस नहीं हो सकता है ना, तो सिमिलर बिजनेस अगर हो जाए तो आप चेंज खुद ही कर लो, या फिर जिसका पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है वो बोल सकता है, वो कोर्ट में केस करेगा भाई मेरे सिमिलर नाम पे या सिमिलर काइंड ऑफ। अब आइडेंटिकल के बारे में मैं कितना सारा चीज एग्जांपल दिया, Yes, sir. ठीक है, मैंने एग्जैक्टली मानो किसी का नाम है, सर जैसे I.T.C कंपनी है, हाँ तो वो ITC नहीं बना सकते। नहीं बना सकता, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आईटीसी है, कोई बोलेगा हम तो I.T.C बनाएंगे, अब तो ये पहले था, अब तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये टू रिजेम्बल्स एंड टू आइडेंटिकल हो जाएगा। और किसी का इंग्लिश में तो सब हिंदी में लिख के नहीं बना सकते। হ্যাঁ ডটের জন্য আলাদা হচ্ছে, কিন্তু তুই করতে পারবি না, সেই পারমিশন দেবে না, আগের দিনের ক্লাসে এই ডিসকাশন গুলো করেছি। টু রিজেম্বলস और आइडेंटिकल মানে কাছাকাছি নামও রাখা যাবে না, যেমন जैसे मानो कि गूगल नाम का एक बड़ा सा ब्रांड है, ठीक है, अब तुम मानो कि ऐसा कुछ कंपनी बनाना चाहते हो, जैसे क्या नाम है, GOOGLE ना, ये है ना गूगल का स्पेलिंग, अब मानो तुम बनाना चाहते हो कि GOGLE, भाई गूगल तो दो जीरो लगाता है, ओ लगाता है, हम एक ओ लगाएंगे, अलग है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। या फिर तुम बोलोगे नहीं मेरा कंपनी ऐसा है, गूगल, अब बंगाली वाला गू में मत चलेगा। हाँ समझ में आ रहा है सर, ठीक है, टू आइडेंटिकल या टू कुछ भी आप ना, ठीक है, इसीलिए बोला कि या तो खुद ही बदल डालो भाई, या फिर जो पहले से रजिस्टर्ड है वो अगर कंप्लेन करे ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, वो एप्लीकेशन डालेगा तो वो भी तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट वही डिसीजन देगा। देन इट मे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स, द कंपनी शैल चेंज। হ্যালো, हाँ यस হ্যাঁ बोलो सर, बोलो হ্যাঁ, ওপিসি যেটা আছে তারা কি স্যার একই নামে কি রাখতে পারে? কেউ রাখতে পারে, সেম নামে কোনো দুটো নাম কোম্পানি হতে পারে না, ওপিসিও হতে পারে না, প্রাইভেট কোম্পানিও হতে পারে না, আর কি বলে পাবলিকও হতে পারে, কেউ করতে পারে, আচ্ছা, কেউ করতে পারে না, সোল প্রপাইটার কোম্পানি হতে পারে। সোল প্রপাইটার মানে কি, সোल প্রপাइटर কোনো কোম্পানি নয়। सपोज जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप लोग अगर कोलकाता में हो तो स्वीट शॉप बहुत देखोगे, मिठाई का दुकान, হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকগুলো নামে একই দোকান ठीक है, আছে, হ্যাঁ जैसे सेम नाम पे मैं आपको कुछ फेमस नाम बताता हूँ कोलकाता का, श्री कृष्ण स्वीट्स, ठीक है, माँ काली या रुखा काली मिष्टान्न भांडार, ठीक है, ऐसे होता है ना, ठीक है, रुखा काली मिष्टान्न भांडार, ठीक है, श्री कृष्ण, ठीक है, या फिर अन्नपूर्णा स्वीट्स, ठीक है। अब ऐसे नाम पे तुमको लक्ष्मी
लोग की मिष्टान जो भी इसी तरह का नाम आपको रिजेंबल्स नाम बहुत दिखेगा। ऐसे केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट अ HUF बिजनेस और दे आर जस्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, या फिर माने दे आर नॉट रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली, दे जस्ट हैव अ बिजनेस लाइसेंस और वो बिजनेस करता है, वो कोई कंपनी लेवल पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई कॉपीराइट क्लेम कर भी नहीं सकता। सबका अपना अपना कॉपीराइट है, सबका अपना अपना कॉपीराइट है, समझ में आ रहा है। और इवन ऐसा नाम तो रजिस्टर्ड करेगा ना, तो अगर कोई बोलेगा कि भाई मेरे को मिठाई का प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, ठीक है, हेलो। हाँ बोलो सर, एक सेकंड ऑनलाइन, एक सेकंड रुको, हाँ बोलो। हाँ। नहीं कोई, देखो कंपनी चलाओगे तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, नॉर्मल बिजनेस के लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। देखो ओपीसी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक इम्प्रोवाइजेशन है, ये इसके लिए प्लीज एक बार ओपीसी वाला क्लास करना। ओपीसी में यही चीज मैं बोला कि ओपीसी कौन बनाता है। ये सर बोलो, ऑनलाइन में जो बोल रहे हो बोलो सर। ও ওপিসি মানে তো 1% কোম্পানি, মানে একজনই হচ্ছে ক্রিয়েট করেছে, ওইটাকে রেজিস্ট্রেশন করেছে, করে কাজকর্ম করছে, কেমন हाँ কি কাজ। ओपीसी किंतु प्राइवेट कंपनी है। হ্যাঁ। ओपीसी का कैरेक्टर प्राइवेट कंपनी वाला ही होता है, ये बात भी बोला है। আর ওদের নমিনি থাকে। ये तो दो ओपीसी पहले नहीं था, ओपीसी पहले नहीं था, अभी अभी आया, ये 2013 एक्ट के बाद ही ओपीसी आया। ये मैंने स्टार्टिंग कंपनी लॉ के स्टार्टिंग में ओपीसी बोला, ठीक है, सेक्शन 3 डील किया था, तो उस टाइम पे मैं इसके बारे में डिटेल्स में बोला। सर एक बार प्लीज मेरे से क्लास लेके गो थ्रू करना, आप लोगों का ये जो मन में जो चल रहा है ये जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन समझ गए। अच्छा इसमें कुछ रूल है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा अगर मानो रेक्टिफाई करना है, या तो आप खुद से कर लो, या फिर अगर मानो किसी का पहले से इस तरह का बिजनेस है और वो एप्लीकेशन डाला है कि भाई सेम नाम पे बिजनेस है, मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस है, कंपनी है, सेम नाम पे कोई और बिजनेस नहीं करना चाहता, तो कंपनी शैल चेंज इट्स नेम और न्यू नेम एज द केस में बी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। ये डेट याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो भी आपको पॉइंट मिलेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसको चेंज करना तुमको क्यों करना पड़ेगा, तुम तो पहले से आए हो भाई, जब पहले से है उसको प्लीज क्यों चेंज करना पड़ेगा। अगर या तो तुमको पता नहीं था, तुमने कर लिया किसी तरह से, अप्रूवल भी हो गया था, फिर बाद में रेक्टिफिकेशन के लिए मानो कि जब रजिस्टर में कहीं गलती हो गया था, रजिस्टर ने भी देखा नहीं था कि भाई सेम नाम पे कंपनी है, हमने अप्रूवल कैसे दे दिया। अब बाद में मानो जो पहले से रजिस्टर्ड है वो जाके एप्लीकेशन कर रहा है, या फिर तुमको खुद ही पता चल गया कि भाई सेम नाम पे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, फिर हमने क्यों किया, तो तुम खुद भी कर सकते हो। या फिर जिसका पहले से है वो आगे कंप्लेन करता है, तो तुमको आरओसी क्या बोलेगा, भाई चेंज कर लो। तो चेंज करने का टाइम पीरियड क्या है, चेंज इट्स नेम ऑन द और न्यू नेम एज द केस मे बी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द इशू ऑफ सच डायरेक्शंस आफ्टर अडॉप्टिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस फॉर दिस पर्पस। कंपनी के अंदर एक सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराओ, ठीक है, 50% वोट लेके, ठीक है, एक बेसिक वो हो जाता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज वेरी इजी टू पास, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाओ और 3 महीने के अंदर चेंज करो। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, 3 महीने बाद, 3 मासेर मध्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नोट, application by a proprietor of registered trademark shall be made within 3 years of incorporation or registration of change of the name of the company. Applications by a proprietor of registered trademark shall be made within 3 years of incorporations of registrations or change in the name of the company. अब जैसे तुम्हारा कंपनी का नाम बदल गया तो तुम्हारा ट्रेडमार्क भी बदल जाएगा, तो उस ट्रेडमार्क को कितने दिन के अंदर तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा, बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने के मैंने न्यू नाम आने के 3 साल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये विद इन 3 years आपको याद रखना। Further, the company after changing its name or obtain new name shall give notice of the change of to the register along with the order of central government regional director का within a period of 15 days from the date of such change। अगर तुम भी कुछ भी चेंज करोगे तो रजिस्टर को कितने दिन के अंदर बताओगे, 15 दिन के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन के अंदर बताओगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर लेके 15 दिन के अंदर, चेंज करने के 15 दिन के अंदर बता दोगे, नोटिस दे दोगे सबको कि मैंने नाम चेंज कर दिया। Register on receipt of notice shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation of the, समझ रहे, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है।
3 महीना, 15 दिन, 3 साल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है और क्वेश्चन के अंदर चेक भी करता है। एमसीक्यू भी पूछ सकता है और कंप्लीट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अंदर भी यही चेक करता है। हाँ, नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। If company makes default in complying with any directions for rectifications, अगर कुछ भी गड़बड़ करता है, company shall be punishable with fine 1000 for every day during which the default continues. हर दिन का 1000 टका फाइन जब तक गलती सुधारोगे नहीं। और जो भी ऑफिसर इस गड़बड़ के साथी होगा, ठीक है, is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 5000 टका but which may extend to 1 लाख टका। ये भी पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ नाम पे प्रॉपर रूल फॉलो नहीं करते, मैंने जैसे 3 महीने के अंदर करना था, 3 साल के अंदर करना था, 15 दिन के अंदर करना था, जो भी आपको करना था, कंप्लायंस, इसी को बोलते हैं कंप्लायंस। अगर नहीं करोगे तो जरूरत में 1000 का कंपनी को फाइन, 1000 का डेली के बेसिस में, और ऑफिसर को फाइन कम से कम 5000, मैक्सिमम 1 लाख तक का फाइन हो सकता। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, सबसेक्शन 457 में बोला है कि रजिस्टर्ड ऑफिस बंदा चेंज करना चाहता है, उसका भी प्रोसेस बोला है। अब देखो आपको अभी मैं आपको क्या बोला ना, इसमें समझने वाला बात नहीं है, बस प्रोसेस फॉलो करना। आप देखो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है ना कि कैसे पढ़ना है, आप देखो आराम से। अब मैं जल्दी पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। श्योर देखो, तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ऑलरेडी रिलायंस वाला दिखा दिया आप लोग, कर्नाटका से महाराष्ट्र में आया था। शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पावर डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर INC 23 along with the fee and shall be accompanied by the following documents। क्या लगेगा? कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन विद प्रोपोज्ड अल्टरेशंस, कॉपी ऑफ मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? कंपनी का मीटिंग में जो भी डेटा को नोट डाउन किया जाता है उसे मिनट्स कहते हैं, ठीक है। कंपनी की मीटिंग में जो भी डेटा नोट डाउन किया जाता है उसे मिनट्स कहते हैं, और ये मिनट्स उसके लिए काम आता है। ये शॉर्टर वर्जन में लिखा जाता है। जो बंदा मीटिंग अटेंड नहीं करता, मिनट्स बाद में चेक करके मीटिंग में क्या क्या मिनिमम डिस्कशन हुआ है उसका पता लग जाता है। पहले वो फाउंडेशन लेवल का पुराना, तुम लोग जब फाउंडेशन पास किए थे उसमें एग्जाम में मिनट्स लिखने को पूछता है। अभी भी CS के सिलेबस में मिनट्स का पूछता है, मिनट्स कैसे लिखा जाता है। अभी नहीं है, पहले BCK में पूछता है, BCK के अंदर अभी उस तरह से मिनट्स का जो लोग पहले फाउंडेशन क्रैक कर लिया लास्ट बार के, उसके एग्जाम में पूछता है। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस में अभी अब सिर्फ लॉ है, अब रिपोर्टिंग नहीं है। हम लोग जब पढ़ते तब लॉ में ही मिनट्स पूछता था, हम लोग के टाइम पे रिपोर्टिंग ये सब नहीं था, तो लॉ में ही हमको मिनट्स पूछता। तो मिनट्स क्या है समझ में आ रहा है सर? ठीक है, आगे देखो, टी ब्रेक सब कुछ लिखना। कॉपी ऑफ टी ब्रेक आधा घंटा डायरेक्टर बोला, आधा घंटा सेल्स मैनेजर क्या खाया क्या किया सब कुछ। कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, पावर ऑफ अटर्नी और एग्जीक्यूटेड वकालतनामा। वकालतनामा माने वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, नहीं मैंने रेजोल्यूशन जो पास होता है उसी चीज को बोल रहे हैं। एग्जीक्यूटेड वकालतनामा, ये एक माने लीगल यूज करते हैं पुराने जमाने में। वकालतनामा पेश करो भाई, क्या क्या डिस्कशन हुआ, रेजोल्यूशन क्या हुआ। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर्स, माने कंपनी का कौन क्रेडिटर है, कौन डिवेंचर होल्डर है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद कंप्लीट एनेक्सर्स to the registrar and chief secretary of the state government or union territory where the registered office is situated at the time of filing applications। मैंने नाम, मैंने कंपनी का नाम, सॉरी स्टेट चेंज करने का ये तरीका है कि तुम इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो तो उसका तरीका है जो सबसेक्शन 4 में था। और एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, द कंपनी नॉट मोर देन 30 days बिफोर, नॉट मोर देन 30 days बिफोर, 30 दिन से पहले नहीं, द डेट ऑफ फाइलिंग द अबव एप्लीकेशन शैल एडवर्टाइज इन द फॉर्म नंबर INC 26 इन दी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर माने तुम जिस स्टेट में है उस स्टेट का जो पॉपुलर न्यूज है। तो वर्नाकुलर जैसे ये बंगाल है तो बंगाल का बंगाली न्यूज़पेपर को वर्नाकुलर बोलते हैं। इन दी प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज, जैसे कि बंगाल का लैंग्वेज बंगाली है, हिंदी बेल्ट में हिंदी है, तेलुगु बेल्ट में तेलुगु होगा, तमिल बेल्ट में तमिल होगा, इस तरह का। इन द डिस्ट्रिक्ट एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर विद वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट। यानी इंग्लिश का जो सबसे पेपर ज्यादा चलता है उसमें आपको बताना पड़ेगा in which the registered office of the company is situated, कि कहाँ आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मैंने बेसिकली भाई दुनिया को बताओ। सर अगर कोई पेपर नहीं पढ़ता है तो क्या होगा, ये कोई बात नहीं, ठीक है।
ये कंपनी का एक रूल है कि भाई तुमने चेंज किया, तुमने अपने बारे में दुनिया को बताने का कोशिश किया कि नहीं किया। अगेन कॉमन सेंस, ठीक है। डिस्पोज बाय द एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall dispose the application of change of place of registered office within period of 60 days before passing of order. Central government will satisfy itself कि जो बेसिकली सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, वही क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर का कॉन्सेंट दिया है कि नहीं, ठीक है, प्रोविजन सारा का सारा फुलफिल हुआ है कि नहीं, वैसे वही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट को 5, 4, 5, 6, 7 में बोला गया। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का पूरा चीज को बोला गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। आज आपको मैं क्या बताया, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और उसका प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल बताऊंगा, इसका भी रूल्स रेगुलेशंस आपको जानना है सर। बाकी मोटा मोटी एज सच कुछ नहीं है, और एक क्लास मुझे लग रहा है कि लगेगा ये बेसिक बात को कंप्लीट करने में। तो इन द मेन टाइम जिन लोगों का पुराना बेसिक क्लास मिस है वो मेरे से बैकअप लेके एक बार कंप्लीट कर लो, और जिन लोगों का हो चुका है वो रिवाइज करें, क्योंकि बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में टेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज मेरे से सारा बेसिक का क्लास लेके रेडी कर लो। मैं अप्रैल के 3rd वीक या 4th वीक में टेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, सिर्फ बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और उसमें अंदर डेफिनेशंस वाला पार्ट भी, ठीक है। मैंने बेसिकली एंटायर बिजनेस कंपनी लॉ का बेसिक पार्ट। इतना 8 मिनट में क्या हो रहा है? हाँ 8 मिनट 10 महीना हो अब ये सब जवाब मैं नहीं दे सकता। तो ना सर, सबको समझ में आ रहे? हेलो, यस सर। यस सर। थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, बेसिक का जिनका हो गया है, ठीक है, जिनका हो गया वो रिवाइज करे, जिसका नहीं हुआ है बेसिक से আমি কালকে পরশুর মধ্যে পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো আমাকে, আমি যদি বাই চান্স কাউকে ভুলে যাই আমাকে জাস্ট একটু পিন করো মেসেজ, ঠিক আছে। বাই স্যার, গুড নাইট স্যার। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Good night, बाय sir. सर, गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। Thank you. थैंक यू सर, बाय सर।